गंगा की छोटी बहन गंडक, जिसे सदा नीरा, चक्रा, नारायणी या महागंडक के नाम से भी जाना जाता है, लोग पुकारते हैं, इनकी पूजा करते हैं। यह नदी बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल के क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं। तो इस नदी के किनारे बसे हुए राज्य, उससे रिलेटेड जो पवित्र स्थल हैं और जिसको लोगों ने भुला दिया है, अगर मौका मिलता, अगर अवसर मिलता, तो गंडक के किनारे बसे हुए ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जिनका संबंध रामायण, महाभारत, बुद्ध से है, जो वृंदावन और अयोध्या से भी ज़्यादा प्रसिद्ध होते अगर इन क्षेत्रों को सही अवसर मिलता तो। बहुत कुछ है इस चैप्टर में। ये जो चैप्टर है ओ सदा नीरा, ये उच्च स्तर का चैप्टर है। इसको क्योंकि ये बहुत भारी लगता है स्टूडेंट को, इतने कमेंट्स आए मेरे अलग अलग वीडियोस पे, हज़ारों कमेंट्स आए कि सर आप सदा नीरा का बताइए। लेकिन मैंने क्या किया था, पोइट्री सेक्शन जो है उसका तो मैंने पूरा बता दिया था, हर एक चैप्टर का बेस्ट एक्सप्लेन कर दिया था। लेकिन बार बार लोग कह रहे थे कि सब्जेक्टिव का बताइए। मैंने सोचा कि सब्जेक्टिव में क्या एक्सप्लेन करूं, क्या होगा एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन इस चैप्टर का नाम बार बार आ रहा था, तो मैंने जब पढ़ा तो फिर मैंने देखा कि वाकई में इस चैप्टर में बहुत कुछ है। सबसे खास बात है ये कि इस चैप्टर में सैकड़ों शुद्ध संस्कृत के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ठेठ हिंदी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से बच्चों को समझ में नहीं आती है। कैसे आएगी आजकल के बच्चों को इंग्लिश के ब्रो के ज़माने वाले बच्चों को हेलो ब्रो, हाई हेलो के ज़माने में, गाइस के वाले ज़माने में बच्चों को निष्पंद का अर्थ क्या होगा, क्या पता होगा? क्या समझ रहे हैं? हाँ, प्रहसन का मतलब क्या पता होगा, धवल का क्या मतलब होगा, ये उसको क्या पता होगा, सींक, मूंज, ये सब क्या होता है, ये उनको पता नहीं होगा। तो आज मैं हर एक जो भारी शब्द जो संस्कृत से इस्तेमाल किए गए शब्द हैं, उन शब्दों सहित इनमें जो वर्णन किया गया है, जैसे यहीं पे देखिए, कैकेयी के क्रोध रूपी नदी की बाढ़, ये इसका वर्णन किया गया है। ये आपको नहीं पता है, मैं बताऊंगा। इसमें बताया गया है कि भगवान बुद्ध जो हैं वो मल्ल, मौर्य और शाक्यों को संदेश देने के लिए, उपदेश देने के लिए जाते थे। तो मल्ल, मौर्य और शाक्य से भगवान बुद्ध का क्या रिलेशन है वो बताएंगे। इसमें विस्तार से महात्मा गांधी और चंपारण सत्याग्रह, जो 3 कठिया आंदोलन हुआ था, उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके बारे में पढ़ाई होगा, एक एक लाइन मैं आपको समझाऊंगा। दिल थाम करके बैठिए, करीब 2 से 3 घंटे का ये वीडियो होने वाला है। और इसमें गजग्राह की लड़ाई का भी वर्णन है, वो भी हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर जो है वो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। इनका जन्म शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके बारे में बात नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि वीडियो और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा नहीं तो। ऑलरेडी ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हर एक शब्दों को अच्छे उससे समझते हुए। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानिए ये चैप्टर आपको पूरा का पूरा याद ही हो जाएगा। और ख़ास करके क्लास 12th के बच्चे अगर देख रहे हैं तो वो कॉपी और कलम ले करके बैठे, क्योंकि बहुत भारी भारी शब्द आने वाले हैं जो आपने कभी सुना भी नहीं होगा, तो उसका अर्थ आप लोगों को पता चलेगी। स्टार्ट करते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम कोण, जो उत्तर पश्चिमी भाग है बिहार का, उसमें चंपारण क्षेत्र की भूमि पुरानी भी है और नवीन भी। इसकी ज़मीन जो है, चंपारण क्षेत्र की ज़मीन, यह पुरानी भी है और नवीन भी। इसका मतलब ये जो चंपारण क्षेत्र है, इसका संबंध बहुत अतीत से भी है और बहुत प्रारंभिक से भी है, वर्तमान भारत से भी है और प्राचीन भारत से भी है। दोनों भारत से इसका संबंध है। हिमालय की तलहटी में, तलहटी मतलब घाटी, जो निचला भाग होता है, जंगलों की गोद से उतारकर मानव शैशव सुलभ अंगों और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है। चंपारण क्षेत्र का जो ये उत्तर पश्चिमी कोण है, इसको इंसानों ने जंगलों की गोद से निकाला है। ये जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र था, जिसमें जंगलों को काट करके उस ज़मीन को जंगलों की गोद से उतारा है। और ऐसा लग रहा है कि मानव उस जंगलों की गोद से उतारे गए उस ज़मीन को बच्चे जैसे सुंदर कोमल अंगों को और मुस्कान वाली धरती को ठुमक ठुमक कर चलना सिखा रहा है।
वो क्षेत्र अब धीरे धीरे विकास के राह पर आगे बढ़ रहा है। नए खेत, नई पैदावार और बीच बीच में पलाश, साल एवं अन्य जंगली वृक्षों की भटकी सी पाती। नए नए खेत हैं, नई पैदावार हैं और बीच बीच में कहीं पर पलाश के पेड़, कहीं पर साल के पेड़ और जंगली वृक्षों की भटकी सी पाती है। कोई लगता है कि इस पात में कुछ जंगल हैं, कोई उस पात में, कुछ इस लाइन में, पात का मतलब लाइन में जंगल है, वो जंगल जो कटे तो वो छूट गए होंगे। तो भटकी सी पाती है। दूर दूर तक समतल की गई भूमि, दूर दूर तक भूमि को समतल कर दिया गया है। ट्रैक्टर की आतुर उंगलियों ने मानो जिसे परिहत वत्सना कर दिया है। परिहत वत्सना का मतलब होता है उसका कपड़ा हटा दिया है, उसको नंगा कर दिया है। ट्रैक्टर की आतुर उंगलियों ने, ऐसा लग रहा है कि उस क्षेत्र को, जंगलों को काट करके उस क्षेत्र के आवरण को हटा दिया है। तभी तो लाज से सिकुड़ी हुई इन नदियों में जल नाम मात्र को रह गया है। और ऐसा लग रहा है कि वो नदियाँ लाज से, जब उसका वस्त्र हटा दिया गया हो तो वो नदियाँ लाज से सिकुड़ गई हैं और उसमें जल नाम मात्र रह गया है। बालू की डगरों के बीच खोई सी रह गई है। डगर मतलब रास्ता। ये धाराएं जो कभी वन श्री के ढके वक्ष स्थल में किलकती रहती थी, ऐसा लग रहा है कि पानी की ये धाराएं जो उस गंडक से निकलती हैं, ये उस वन श्री मतलब उस जंगल के ढके हुए छाती में किलकती रहती थी, किलकारियाँ मारती रहती थी, उछलती रहती थी। ऐसा लग रहा है कि वो नदी की धाराएं सिकुड़ गई हैं लाज से, क्योंकि ट्रैक्टर की आतुर उंगलियों ने जंगलों को काट दिया है, उसकी परिहत वत्सना कर दी है। अब ये किलकती नहीं है, ये शोर नहीं करती, या तो लाज में गरी निस्पंद सरकती रहती हैं। निस्पंद मतलब एकदम चुपचाप शांत से, लाज में गरी हुई शांति से सरकती रहती हैं, बहती रहती हैं। या बरसात के दिनों या फिर बरसात जब आती है तो ऐसा लगता है कि उनमें यौवन जो है, उनमें जवानी जो है उन नदियों में एकदम उन्मत्त हो गया है, चढ़ गई है, जवानी चढ़ गई है। उन्मत्त यौवन वीरांगनाओं की भांति ऐसा लग रहा है कि ये नदियाँ जो हैं वो एकदम उन्मत्त यौवन में मग्न वीरांगना, वीर योद्धा की भांति प्रचंड नर्तन करती हुई नजर आती हैं, नृत्य करती हुई नजर आती हैं। मसान, सिकराना और पंडई ये तीनों नदियों के नाम हैं। हो सकता है कि मसान जो स्मशान घाट है उसके वजह से इस नदी का नाम मसान रखा गया हो, और सिकराना जो सिकुड़ जाता है तो इसलिए इस नदी का नाम सिकराना हो, तो इसकी वजह से। और पंडई, ये जो नदियां हैं ये भुजाएं फैला फैला कर उसी मानव के पौरुष को ललकारती हैं। जब बरसात आता है तब इन नदियों की भुजाएं फैल जाती है, अलग अलग दिशाओं में ये नदियां बहने लगती हैं और ऐसा लगता है कि वो जो अलग अलग दिशाओं में उसकी जो धार निकली है वो इस नदियों की भुजाएं हैं, और ये भुजाएं उस मानव के पौरुष को, मानव के पौरुष मतलब मर्द के मर्दानगी को ललकारती है, जिसने उसे निर्वसन किया है, जिसने उसे निर्वस्त्र किया है, नंगा किया है। सन 62 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा, सन 62 में जो बाढ़ आई थी बिहार में, वो दृश्य जिन लोगों ने भी देखा उन्हें रामचरितमानस में कैकई के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई होगी। 62 में इतनी भयंकर बाढ़ आई थी, इन नदियों की वजह से ऐसा लग रहा था कि इन नदियों को जो निर्वसन किया गया है, तो ये नदियाँ इस प्रकार से इंसानों को, मर्दों को ललकारी, इतना क्रोधित हो गई। और वो उस क्रोध का वर्णन किससे किया गया है? रामचरितमानस में कैकई के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ का जो वर्णन है। कैकई को जब क्रोध आया था तो ऐसा लग रहा था कि कैकई का जो क्रोध है वो नदी की बाढ़ की तरह बढ़ रहा है, बाढ़ का पानी बढ़ता ही चला जाता है और खतरनाक और रुद्र रूप धारण कर लेता है और अंततः सब कुछ खत्म करके रख देता है। वैसे ही जब कैकई को, मंथरा ने जब कैकई का कान भर दिया था कि देख लो तुम्हारे बेटे को गद्दी पर नहीं बैठा रहे हैं, तुमसे तो प्यार ही नहीं करते, तुम्हारी तो उपेक्षा की जा रही है, इतना कान भर दिया मंथरा ने कि कैकई का क्रोध नदी की बाढ़ की तरह उफन पड़ा। जिस प्रकार इन नदियों का गुस्सा उफन पड़ा और सब कुछ अयोध्या में सब कुछ खत्म हो गया, उस कैकई के क्रोध रूपी नदी की बाढ़ में पूरा अयोध्या बह गया। ठीक है, अयोध्या का सुख, अयोध्या की शांति सब कुछ खत्म हो गई। वर्णन है, उर अति खल क्रोध कराला,
जैसे कैकई के हृदय में भयंकर क्रोध उमड़ पड़ा, जैसे नभ मह घनघोर कराला, जैसे आकाश में काले काले बादल घिर आए हों, बाढ़त लागी सदा दिन राती, वह क्रोध कैकई का दिन रात बढ़ने लगा बाढ़ की तरह। सोई करई जेहि करम कुमाती, यह सब उस पापमयी बुद्धि का परिणाम था जो मंथरा ने उसमें भरी थी। और उसी पाप जो इंसानों ने किया है जंगलों को काट करके, जो उस नदियों का जो वस्त्र है उसको उजाड़ करके, उसको हटा करके, उसका नदियों का चीर हरण करके इंसानों ने जो पाप किया है, उस पाप की वजह से जो नदियों का क्रोध है वो इंसानों पर बरसता है, हर साल बरसता है, और इंसानों को वो भुगतना पड़ता है, उस क्रोध रूपी बाढ़ में बहना पड़ता है। लेकिन 2500 वर्ष पहले जब गौतम बुद्ध इन नदियों के किनारे किनारे, जब गौतम बुद्ध 2500 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे किनारे पाटलिपुत्र से मल्लों, मौर्यों और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियाँ संयमित थीं। तब ऐसा विकराल रूप नहीं था, क्योंकि तब तो सब कुछ था, प्रकृति जैसा था, उसके साथ खिलवाड़ नहीं हुआ था, उसको ट्रैक्टर की आतुर उंगलियों ने नोचा नहीं था उस प्रकृति को, प्रकृति अपने अवस्था में थी। तब जब भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध जब पाटलिपुत्र से इन नदियों के किनारे किनारे जब मल्लों को, मौर्यों को और शाक्यों को उपदेश देने जाया करते थे, तब ये नदियाँ संयमित थी, एकदम संयम में थी, बड़े प्यार से गीत गाते हुए बहती थी। अब गौतम बुद्ध का मल्लों, मौर्यों और शाक्यों से क्या रिलेशन है, ये आप लोगों को पता है? मैं बताता हूँ। मल्ल, ये जो मल्ल थे, ये 10 महाजनपदों में से एक थे मल्ल। इस बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था, महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु, जो जब कोई महात्मा मरते हैं तो उसको निर्वाण कहा जाता है, और जब कोई महामानव मरता है तब उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण। तो जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो मल्लों की राजधानी कुशीनगर में ही उनकी मृत्यु हुई थी, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है, कुशीनगर में। और मौर्य साम्राज्य के जो प्रसिद्ध सम्राट थे अशोक महान, आप लोगों ने सुना होगा अशोक स्तंभ, बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में, बहुत कुछ देश के संविधान में भी बहुत कुछ लिया गया है अशोक महान से। तो मौर्य साम्राज्य के जो प्रसिद्ध सम्राट अशोक महान थे, उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। और शाक्यों से क्या संबंध है गौतम बुद्ध का? गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो ये संबंध है उनका तीनों से। तो उस समय घना जंगल था, वृक्षों की जड़ों में पानी रुका रहता था, बाढ़ आती थी पर इतनी प्रचंड नहीं। पिछले 600-700 साल में महामानव जो चंपारण से गंगा तक फैला हुआ था, कटता चला गया। पिछले 600-700 साल में ये जो महावन था चंपारण से गंगा तक फैला हुआ, वो कटता चला गया। ऐसे ही जैसे अगणित मूर्तियों का भंजन होता गया हो, जिस प्रकार से अनगिनत मूर्तियों को तोड़ दिया गया हो किसी विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा, आप लोगों ने सुना होगा कहानियों में, ऐसा ही लग रहा है कि पिछले 6-7 सालों में इस महावन को काटने पर ऐसा लग रहा है कि अनगिनत मूर्तियों को तोड़ दिया गया हो, उसका भंजन कर दिया गया हो। वृक्ष भी प्रकृति देवी वन श्री की प्रतिमाएं हैं। ये जो वृक्ष हैं ये क्या है? जो जंगल देवी हैं, वन श्री हैं, उनकी तो प्रतिमाएं हैं ना। और असली जो प्रतिमा है, जो भगवान है, वो तो वृक्ष ही हैं। वृक्ष है तभी हम हैं, जंगल है तभी कल है, जल है तो जीवन है, जल किसके बिन, और वृक्ष है तो जल है, समझ रहे हैं? तो वृक्ष जो है वो प्रकृति देवी की प्रतिमाएं ही तो हैं। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो वसुंधरा भोगी मानव है, वसुंधरा मतलब धरती, भोगी मतलब भोग विलास करने वाला, धरती का उपयोग करके, धरती मतलब इसमें धरती को बेचकर, इस पर लगे हुए संसाधनों को बेचकर, पेड़ पौधों को काट करके, धरती के अंदर खनिजों को बेच करके, धरती के अंदर से पानी निकाल करके उसको बेच करके, धरती पर उपस्थित जो भी संसाधन है उसका उपभोग करके
उसका उपभोग करने वाला जो मानव है, धरती का उपभोग करने वाला जो मानव है वो, और धर्मांध मानव जो धर्म की आड़ में जो धंधा चलाता है, धर्म को हथियार बनाकर जो लोगों पर जुल्म करता है या लोगों को ठगता है, जो लोगों को अपने मार्ग से भटकाता है, जो लोगों का शोषण करता है, पैसा कमाता है, अपना खजाना भरता है जो इंसान, वो और वसुंधरा भोगी मानव, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों से प्रकृति को बड़ा नुकसान होता है, इस दुनिया को, इस संसार को बड़ा नुकसान होता है। एक कहानी सुनी मैंने, मतलब लेखक ने, इन्होंने एक कहानी सुनी कि यहाँ 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक, मतलब 12वीं सदी से लेकर के उसके बाद 300 वर्ष उसके आगे तक 13वीं, 14वीं, 15वीं सदी तक कर्नाट वंश का राज्य था। अभी 21वीं सदी चल रहा है, तो 12वीं सदी से 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राज्य था। प्रथम राजा नानीदेव थे उसके, कर्नाट वंश के। वो चालुक्य नृपति सोमेश्वर पुत्र विक्रमादित्य के सेनापति। और ये जो राजा नानीदेव थे, ये कौन थे? ये चालुक्य वंश के राजा विक्रमादित्य, उसी के ये सेनापति थे। नेपाल और मिथिला की विजय यात्रा पर आए। इनको भेजा गया, विक्रमादित्य ने इनको भेजा था नेपाल और मिथिला के विजय यात्रा पर। लेकिन ये आए तो मिथिला और ये जो बिहार है अपना, वो इतना सुंदर है, मिथिला इतना पवित्र है। सबसे पावन ऐ धरती पर मिथिला धाम यो भैया, सबसे पावन स्थल जो है वो मिथिला है। तो वो जब आए इस धरती पर तो फिर यहीं बस गए। किसको जाने का मन करेगा मिथिला से। इस तरह सुदूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की निधि बने, और इस प्रकार दूर दक्षिण का रक्त और संस्कृति इस प्रदेश की खजाना बन गए। ये यहाँ पर आकर के बस गए। कितने लोग इतिहास की इस कीमियाई प्रक्रिया से परिचित हैं? इतिहास की ये जो कीमियाई प्रक्रिया है, जो रासायनिक प्रक्रिया है, इससे कितने लोग परिचित हैं? कर्नाट वंश के राजा हरि सिंह देव को 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक का मुकाबला करना पड़ा। ठीक है, विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी, और कर्नाट वंश के जो राजा थे हरि सिंह देव, ये शायद अंतिम राजा थे। कर्नाट वंश का शासन था यहाँ पर मिथिला में, बिहार में 12वीं सदी से लगभग 300 वर्ष तक कर्नाट वंश का राजा था, कर्नाट वंश का राज्य था। और कर्नाट वंश के राजा कौन थे? ये चालुक्य वंश के जो राजा थे विक्रमादित्य, इनको भेजा था नानीदेव, इनके सेनापति थे नानीदेव, और चालुक्य वंश के राजा के सेनापति नानीदेव को भेजा था। तो ये जो नानीदेव थे ये कर्नाटक से आए थे। ठीक है, ये कर्नाटक साइड के राजा थे, इसलिए नानीदेव ने जो यहाँ पर जो राज्य स्थापित किया, इसलिए उस राज्य का नाम पड़ गया कर्नाट वंश। और उसी कर्नाट वंश के जो अंतिम राजा थे, शायद ये अंतिम राजा थे, हरि सिंह देव अंतिम राजा ही थे। इनको 1325 ईस्वी में मुसलमान आक्रमणकारी गयासुद्दीन तुगलक से इनको मुकाबला करना पड़ा। विशाल आक्रमणकारी सेना जंगल के किनारे खड़ी थी। बहुत बड़ा जंगल था, घनघोर जंगल था, जिस जंगल के बारे में हमने अभी बात की। हरि सिंह देव का दुर्ग, हरि सिंह देव का जो किला था, वो उस जंगल की गहराई में निश्चल छिपा हुआ था, एकदम स्थिर था, एकदम किसी चीज़ का डर नहीं था, छिपा हुआ था, कोई नहीं खोज सकता था। वह घना वन मजबूत और मोटी प्राचीरों से अधिक दुर्भेद्य जान पड़ा। और वो जो घना वन था वो बहुत मजबूत, और ऐसा लग रहा था कि मोटी मोटी दीवारों वाले किलों से भी ज़्यादा कठिन है उस जंगल को भेदना। सुल्तान घोड़े से उतरा और तलवार से उसने एक विशाल विटप के तने पर आघात किया। विटप मतलब वृक्ष, किसी वृक्ष के, विशाल वृक्ष के तने पर उसने जोर से तलवार से मारा। उसके गिरते ही बिजली सी दौड़ गई। जैसे ही वो तना कट गया तलवार से, तो अब तो एकदम बिजली सी दौड़ गई। पता चल गया कि तलवार से इस जंगल को काटा जा सकता है। एक बिजली सी दौड़ गई और उसके सैनिकों में और हजारों तलवारें घने वन के वृक्षों पर टूट पड़ी। देखते ही देखते जंगल के बीच रास्ता खुलती चली गई। हरि सिंह देव का गढ़ अपना घोंसला खो बैठा और उन्हें नेपाल भाग जाना पड़ा। तब से जंगल जो कटने शुरू हुए तो कटते ही आ रहे हैं।
नीचे धरती उपजाऊ मिलती है, राशि राशि शस्यों की खान। राशि राशि, राशि का मतलब होता है मात्रा, तो राशि राशि मतलब भारी मात्रा में फसलों की खान, शस्य मतलब फसल, फसलों की खान, जहाँ बीज डालने भर की दरकार है, बस बीज डालो और एकदम सबसे उत्तम किस्म का फसल वहाँ पर उपज जाएगा। घने जंगलों की स्मृति में मानव पैदावार ललक उठती है। ऐसा लगता है, कितना सुंदर सुंदर लाइन लिखा हुआ है इस चैप्टर में। ऐसा लगता है कि उस घने जंगलों की स्मृति याद में वो पैदावार जो है वो ललक उठती है, लहलहाने लगती है। यूँ चाहे 700 वर्ष पूर्व आक्रमणकारी की तलवार ने जंगी के द्वार खोले थे। ऐसा लगता है कि 700 साल पहले किसी आक्रमणकारी की तलवार ने जंग के द्वार खोले थे, अब तो हल और ट्रैक्टर ही धरती के खजाने को अनावृत कर रहे हैं, खजाने के आवरण को हटा रहे हैं, उस खजाने को नोच रहे हैं। इस धरती के निवासी भी प्राचीन और नवीन के मिश्रण हैं। आइए अब बात करते हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों के। यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो बहुत प्राचीन काल के भी हैं और नए नए लोग भी आए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि आदिकाल से, प्राचीन काल से आने जाने वालों का तांता बंधा रहा है। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों का जो लाइन है वो लगा ही रहा है। जंगल से छीनी गई धरती को जोतने के लिए पुष्ट हाथ, और जंगल से जो धरती छीन ली गई है, जो जंगल को काट करके हटा दिया गया है, वृक्षों से जो धरती छीन ली गई है, जंगल की गोद से जिस धरती को उतार लिया गया है, बच्चे की तरह पालने के लिए उतारा गया था, लेकिन उस छीनी गई धरती को जोतने के लिए जो पुष्ट, जो मजबूत हाथ आते हैं वो प्रायः बाहर से ही आते रहे। पिछले 500-700 वर्षों में थारू और धांगर जातियां यहाँ आकर बसीं। थारुओं के उद्भव मतलब थारुओं के उत्पत्ति के विषय में अनेक मत हैं। वे लोग अपने को आदिवासी नहीं मानते। थारू शब्द को थार, राजस्थान से निकला मानते हैं। वे खुद को राजस्थान के लोग मानते हैं। धांगरों को 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया यहाँ पर चंपारण में, नील की खेती के सिलसिले में। ये लोग दक्षिण बिहार के छोटा नागपुर पठार से लाए गए और वहाँ की आदिवासी जातियों ओरांव, मुंडा, लोहार इत्यादि के वंशज हैं। ये लोग जो हैं धांगर लोग, वे वहाँ की छोटा नागपुर के जो आदिवासी जातियां हैं ओरांव, मुंडा और लोहार, उनके ही वंशज हैं। धांगर शब्द का अर्थ ओरांव भाषा में है भारे का मजदूर, मतलब इन लोगों को नील की खेती करने के लिए भारे पर लाया गया था। इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व के उस महाप्रस्थान की कथा बिखरी पड़ी है। अगर आज भी आप जाइएगा उस जगह पर, उस चंपारण के उन क्षेत्रों में, तो वे लोग जो आपको मिल जाएंगे, तो उनके गीत में, उनका जब आप लोकगीत सुनिएगा तो इनके लोकगीतों में 200 वर्ष पूर्व, 200 साल पहले जो वो महाप्रस्थान किया गया था, इन लोगों को प्रस्थान मतलब एक जगह से दूसरी जगह लाया गया था भारे पर, उसकी कथा बिखरी पड़ी मिलेगी। जब नील के खेतों पर काम करने के लिए अंग्रेज साहब और रामनगर के तत्कालीन राजा इन्हें यहाँ लाए, अंग्रेज साहब ने इनको लाया यहाँ पर और रामनगर के तत्कालीन राजा इनको लेकर के यहाँ आए। इसके बाद बरसों तक इन्हें लगभग गुलामी का जीवन बिताना पड़ा। आपस में धांगर मिश्रित ओरांव भाषा में बात करते हैं, आपस में एक दूसरे से, और दूसरे लोगों से भोजपुरी या मधेसी, नेपाल की भाषा है, उनसे बात करते हैं। दक्षिण बिहार के गया जिले से भुइयाँ लोग भी इसी भांति नील की खेती करने के लिए हिमालय की इस तलहटी में लाए गए। बिहार के गया जिले से भुइयाँ लोगों को भी इसी प्रकार से बंधक बना करके, बांध करके ज़बरदस्ती नील की खेती करने के लिए हिमालय के इस तलहटी में लाया गया। ये आदिवासी नहीं है, संभवतः मुसहर वर्ग के अंग हैं। इन कर्मठ मजदूरों से नील कोठियों के साहब दासों की भांति काम लेते। दास मतलब एकदम बंधुआ मजदूर की तरह काम लेते थे, किंतु संपत्ति में भागी ये कभी न बन सके। संपत्ति में इनको कभी भागीदारी नहीं मिली, बस इनसे काम लिया जाता रहा जानवरों की तरह। आने वालों का तांता बंधा ही रहा है, हमेशा लोग यहाँ पर आते ही रहे हैं, जबरदस्ती या अपने मन से, राज करने के लिए या गुलामी करने के लिए। आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज आजीविका के खोजी
आदिवासी और हरिजन मजदूर, उर्वरा भूमि से संपदा प्राप्त करने के अभिलाषी पछाही जमींदार तथा वे गोरे साहब जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात से कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य स्थापित कर रखा था, सभी को आश्रय दिया इस भूमि ने। इस भूमि ने किस किस को आश्रय दिया? आक्रमणकारियों से त्रस्त राजकुल के वंशज, जो राजकुल के वंशज आक्रमणकारियों से त्रस्त हो जाते थे, इस जगह पर आ जाते। इस चंपारण के क्षेत्र में आजीविका खोजते हुए आदिवासी लोग, हरिजन मजदूर, उर्वरा भूमि से संपत्ति प्राप्त करने के अभिलाषी पछाही जमींदार, मतलब पश्चिमी बिहार के या पश्चिमी इलाके के जमींदार लोग, तथा वे गोरे साहब, जो वे गोरे अंग्रेज जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के इस अज्ञात कोने में अपना निजी, ब्रिटिश साम्राज्य से छिपा करके इस अज्ञात कोने में अपना निजी वैभवशाली साम्राज्य जिस गोरे साहब ने स्थापित कर रखा था, उन सभी को इस जमीन ने आश्रय दिया। पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया, पूर्वी बंगाल के शरणार्थी। पिछले 10-12 वर्षों में जब ये चैप्टर लिखा गया तब की बात हो रही है। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित जो किताब है बोलते क्षण, उसी किताब से ये छोटा सा हिस्सा लिया गया है। देख लीजिएगा वो किताब कब लिखा गया था, गुलामी के समय में ही लिखा गया होगा जब देश गुलाम था। तो पिछले 10-12 वर्षों में एक नया त्रस्त समुदाय यहाँ आया, पूर्वी बंगाल के शरणार्थी। चंपारण में शायद पहला प्रयास किया गया पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों को निश्चित योजना के अनुसार बसाने का। थारुओं और धांगरों के बीच यह शस्य श्यामला भूमि उनकी भी धात्री बनी। धात्री मतलब पालन पोषण करने वाली। जिस प्रकार से थारुओं और धांगरों का इस शस्य श्यामला भूमि ने उनका पालन पोषण किया, उसी प्रकार से पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों का भी यह जमीन, चंपारण की यह भूमि धात्री बनी। बिछुरी माता के सुखद संस्पर्श की स्मृति धान के खेतों में इन्हें मिली, और इन लोगों को जो भी अपनी माता से बिछुड़ करके, अपने जन्मभूमि से बिछुड़ करके, मातृभूमि से बिछड़ करके जो लोग यहाँ पर आए, तो बिछुड़ी माता के सुखद संस्पर्श की स्मृति, वो जो माता से जो स्पर्श होता है, संस्पर्श होता है, वो जो सुखद अनुभव होता है, वो अनुभव इन लोगों को कहाँ पर मिला? धान के खेतों में और हिमालय की पदस्थली पर और हिमालय के चरणों में। ऐसा लगा मानो गंगा सागर ने चरणोदक उंडेला है। ऐसा लगा कि गंगा सागर के जल ने हिमालय के तलहटी में, हिमालय के पदस्थली में इनके पैर धोए हैं। इतिहास की उंगलियां ऐसी वीणा पर थिरकी जिसकी हर झंकार एक अलग स्मृति की प्रतिध्वनि है। और इतिहास की उंगलियां जो हैं वो ऐसी वीणा पर थिरकी, ऐसा संगीत बजा जिसके हर झंकार में एक अलग अलग यादें जुड़ी हुई हैं। उस दिन चंपारण के एक सुदूर गांव में इस वीणा की विविध रागनी सुनने को मिली। जब मैं गया, जगदीश चंद्र माथुर ये जब गए घूमने के लिए, आज़ादी के कई सालों के बाद जब ये गए घूमने के लिए, तब इनको चंपारण के एक दूर गांव में उस वीणा की अलग अलग ध्वनि, मतलब इतने सारे लोग जो यहाँ पर आकर के बसे हैं अलग अलग क्षेत्रों से आकर के, तो अलग अलग प्रभाव जो लोगों का मिला, और इन लोगों के अलग अलग प्रभाव से जो वीणा बनी है, जिससे संगीत निकलता है, यादों की संगीत, उसी वीणा की अलग अलग रागनी इनको जगदीश चंद्र माथुर को सुनने को मिली। थारुओं की अनुपम गृह कला, धांगरों का नृत्य, पूर्वी बंगाल के पुनर्वासित किसानों का करुण कीर्तन, क्या सब देखने को मिला? थारुओं की अनुपम गृह कला, जो हस्तकला है, गृह कला, घर सजाने का जो कला है वो, और धांगरों का नृत्य देखने को मिला। और पूर्वी बंगाल के जो पुनर्वासित लोग थे, जो किसान थे, उनका दर्द भरा उनका कीर्तन सुनने को मिला। यद्यपि मेरे अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, मेरे अनुरोध पर, जगदीश चंद्र माथुर के अनुरोध पर एक देहाती प्रदर्शनी जिसमें अलग अलग लोग अपनी अपनी कलाएं दिखाते हैं, वो आयोजन किया गया था। तथापि थारुओं की जो कला है वह मूलतः उनके दैनिक जीवन का अंग है, मतलब ये उनके दैनिक जीवन का भाग है। जिस पात्र में धान रखा जाता है वह सींक का बनाया जाता है। सींक जो होता है वो सूखी हुई एक प्रकार की घास होती है, उससे बनाई जाती है धान रखने वाला पात्र।
कई तरह के रंगों और डिजाइनों के साथ। उसमें अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग रंग भरा जाता है उस सीख में, उसको कलर किया जाता है, उसके बाद उससे पात्र या बर्तन बनाया जाता है। सीख की रंग बिरंगी टोकरियों के किनारे सीप की झालर लगाई जाती है। सीप मतलब वो जो सीप होता है, पोखर से में देखिएगा वो खुरचन जिसको हम लोग बोलते हैं, वो नदी तालाब में मिल जाएगा, ठीक है। वो खुरचन में, सीप में मोती भी मिलता है। तो वो जो सीख की जो वो रंग बिरंगी टोकरियाँ बनाई जाती है, उसके किनारे पर सीप की झालर बनाई जाती है, उसमें सीप को फंसा फंसा करके उसकी झालर टाइप का बनाया जाता है। झोपड़ी में प्रकाश के लिए जो दीपक है उसकी आकृति भी कलापूर्ण है, और झोपड़ी में जो दीपक बनाया गया है प्रकाश देने वाला, उसको भी एकदम कलापूर्ण उसकी आकृति भी है, उसमें भी कलाकारी की गई है। शिकारी और किसान के काम के लिए जो पदार्थ मूंज से बनाए जाते हैं, मूंज वो भी एक प्रकार की मजबूत लचीली घास होती है जो शिकारी और किसानों के लिए, किसानों के काम के लिए बनाए जाते हैं। तो वो भी जो बनाए जाते हैं उनमें भी सौंदर्य और उपयोगिता का अद्भुत मिश्रण दिख पड़ा। उसमें सुंदरता भी दिखी और उपयोगिता भी दिखी। किंतु सबसे मनोहर जो था, सबसे मन हरने वाला जो दृश्य था, वो था नववधू का एक अनोखा अलंकरण, जो मात्र आभूषण ही नहीं है। एक नई वधू, एक नई विवाहित महिला थी, जिसका एक अनोखा अलंकरण जो मैंने देखा, जो अलंकरण का मतलब होता है श्रृंगार, जो अलग उन्हीं लोगों में से, वहाँ पर जो धांगर और थारू और वो जो पूर्वी बंगाल के जो शरणार्थी सब थे, उन्हीं लोगों में से अब किसका था ये यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो उसी में एक नववधू का जो अनोखा श्रृंगार जो मैंने देखा, वो मुझे बहुत, मेरे मन को भा गया, मन को हर लिया। वो केवल आभूषण ही नहीं है। हर पत्नी दोपहर का खाना लेकर के पति के पास खेत में जाती है, वहाँ का जो रूल है वो बता रहे हैं। नववधू जब पहली बार इस कर्तव्य को निभाने जाती है, जब नई नई बहू आती है और जो पहली बार वो खाना लेकर के अपने पति के लिए जाती है, तो अपने मस्तक पर, अपने सर पर एक सुंदर पीढ़ा रखती है। पीढ़ी जिस पर बैठ करके लोग खाना खाते हैं, वो एक सुंदर सा पीढ़ा अपने सर पर रखती है, जिसमें 3 लटें, उसमें 3 लट निकला रहता है। लट मतलब वो जो जैसे बालों का लट होता है ना, वो लंबा बाल का लंबा लंबा, वो 3 लटें निकली रहती है। वो बाल का लट नहीं होता है, ठीक है, वेणियों की भांति लटकी रहती हैं। वेणिया का मतलब होता है गूथे हुए बाल की जो चोटी होती है, उसी प्रकार से गूथे हुए बाल की चोटी की तरह 3 लट, अब वो मूंज का बनाया जाता है या फिर वो सीख का बनाया जाता है वो नहीं पता, लेकिन वो 3 लट उस पीढ़ी में से निकला रहता है। और हर लट में, वो जो लट निकला रहता है उसमें धवल सीपों, धवल का मतलब होता है वाइट, सफ़ेद, तो श्वेत कलर का जो सीप होता है, सीप जिसमें मोती जो मैंने बोला पोखर में मिलता है, वो धवल उजले सीपों और एक बीज विशेष, एक विशेष प्रकार के बीज के सफ़ेद दाने उसमें पिरोए रहते हैं। उसको सुई से, उसको सीप को और एक सफ़ेद विशेष प्रकार के बीज को, उस दाने, बीज के दाने को उस लट में पिरो करके उसमें वो लड़ी बनाई रहती है, ठीक है। पीढ़े के ऊपर सीख की कलापूर्ण टोकरी में भोजन रखा होता है, और उस पीढ़े के ऊपर में सीख की बनाई टोकरी में भोजन रखा होता है। टोकरी को दोनों हाथों से संभाले, टोकरी को दोनों हाथों से संभाले जब लाज भरी सुहाग भरी वधू धीरे धीरे खेत की ओर आगे पग बढ़ाती है, तो सीप की वेनियाँ, मतलब सीप में जो वो गुथी हुए बालों की तरह जो वो लट निकले हुए हैं, सीप की वेनियाँ जिसमें सीप लटके हुए हैं, रजत कंकनों की भांति, सोने के कंगनों की भांति, चांदी के कंगनों की भांति वो झंकृत होती, उसमें से एकदम झंकार निकल उठता है, वो खनकने लगती हैं, और सारा गांव जान लेता है कि वधू अपने प्रियतम को कलेव खिल कराने जा रही है, अपने प्रियतम को नाश्ता करवाने के लिए ले जा रही है। कितने सुंदर से उस दृश्य का वर्णन किया है इन्होंने, देख लीजिए। रजत मतलब है चांदी, चांदी का कंगन जिस प्रकार से खनकता है, झनकता है, उसी प्रकार से उसमें से जो लटें निकली रहती है, उस लटों में जो सीप और उस बीज के दाने को जो पिरोया जाता है, वो जब आपस में टकराती हैं तो चांदी के कंगनों की तरह उसमें से झंकार निकलता है, और सारा गांव जान लेता है कि वो जो वधू है वो अपने प्रियतम को नाश्ता कराने के लिए, कलेव कराने के लिए जा रही है।
इस मधुर और स्निग्ध, मधुर मतलब एकदम मनमोहक, और स्निग्ध मतलब कोमल, एकदम मृदु प्रेम युक्त संस्कृति की अपेक्षा धांगरों का सामाजिक जीवन, धांगरों का जो सामाजिक जीवन है, इसका मतलब ये जो ऊपर में जो भी जिस चीज़ के बारे में भी बात किया गया है, वो सींग और वो मूंज और वो महिला जो नववधु जो लेकर के जाती हैं खाना, वो थारुओं के बारे में है, जिनको थार राजस्थान से जिनका संबंध जान पड़ता है, जो चंपारण क्षेत्र में रहते हैं, तो वो थारुओं का वो ये थारुओं के बारे में था। अब आते हैं धांगरों के बारे में। तो ये जो मधुर और स्निग्ध संस्कृति जो है थारुओं का, एकदम मधुर और मनमोहक कोमल जो संस्कृति है, प्यारी जो संस्कृति है, उसकी अपेक्षा उसके आगे में धांगरों का जो सामाजिक जीवन है वो अधिक प्रखर और उल्लासपूर्ण है। वो थोड़ा अधिक प्रखर मतलब एकदम तीव्र या सुस्पष्ट है, और उल्लासपूर्ण एकदम खुशी भरा है। उनमें क्या होता है, स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे। अब धांगरों ने क्या किया, इनका कला देखिए, इसमें क्या होता है धांगरों का। स्त्री पुरुष दोनों ढलती शाम के मंद प्रकाश में सामूहिक नृत्य करने लगे, मतलब सब लोग एक साथ नृत्य करने लगे, स्त्री पुरुष दोनों। ओरांव नृत्य से मिलते जुलते ही नृत्य होते हैं धांगरों के। ओरांव लोगों के जैसे नृत्य होते हैं वैसे ही नृत्य धांगरों के भी होते हैं, किंतु कुछ निजी विशेषताएं भी हैं, कुछ अलग हटके इनमें है थोड़ी सी। मर्द अपने दाहिने हाथ में रंगीन रुमाल लिए इसे हिलाते जाते हैं। यह नेपाल का प्रभाव जान पड़ता है, नेपाल में ऐसा होता है। गीतों में कल्पना और चित्रोपमता अधिक जान पड़ी, मतलब गीतों में कल्पना, लोग कल्पना करते हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, और गीतों में चित्र का अनुभव होता है। जैसे गीतों में चित्र दिख रहा है, मतलब गीतों को जब सुनेंगे तो कुछ चित्र आपके दिमाग में जहन में आएगा, तो ऐसा लगता है कि उनकी गीतों में कल्पना और चित्रोपमता, मतलब उनके गीतों में चित्र दिखाई पड़ती है। भाषा में भोजपुरी और ओरांव का मिश्रण है। धांगरों की जो भाषा है वो भोजपुरी और ओरांव भाषा का मिश्रण है। नृत्य के बीच बीच में कुछ लड़के तरह तरह के पशुओं की आकृति बनाकर आते हैं, और गीतों की मधुर व्यंजनों के बीच, अब जब नृत्य चल रहा होता है उस नृत्य के बीच में कुछ लड़के पशुओं की, अलग अलग पशुओं की आकृति बनाकर, पशुओं के रूप में चल करके आते हैं, और गीतों की मधुर व्यंजनों के बीच, और गीतों का ये मधुर जो व्यंजना चल रहा है, जो मनमोहक दृश्य चल रहा है, उसके बीच प्रहसन की छवि दिखा जाते हैं। प्रहसन मतलब हंसी मजाक की छवि दिखा जाते हैं। रीछ, शेर, हिरन इन निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच हिल मिल कुदक रहे हैं, और ऐसा लगता है कि रीछ, शेर, हिरन ये जो हैं, ये इन निसर्ग प्रेमी नर्तकों के बीच, ये जो प्रेमी नर्तक हैं इनके बीच में रीछ भी कुदक रहा है, शेर भी और हिरन भी कुदक रहे हैं, वो जो लड़के जो बन के आते हैं। लगा कि सदियों की नागरिक सभ्यता के अनगिनत पर्दे उठ गए। ऐसा जब ये जो लेखक हैं, ये जब इन्होंने जब इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ देखी तो इनको लगा कि सदियों की जो नागरिक की जो सभ्यता है, जो उनके जो अनगिनत पर्दे हैं वो अचानक से उठ गए हैं, और निर्बंध मतलब बिना बंधे हुए आज़ाद नर नारियों की पुरानी लेकिन सुषमा भरी झांकी मिली। सुषमा मतलब सुंदरता भरी झांकी नज़ारा मिला। ये पुरानी हैं लेकिन बहुत ही सुंदर हैं ये सारी चीज़ें। थारुओं और धांगरों का हो गया। उसके बाद पूर्वी बंगाल के कीर्तन, उनका जो कीर्तन है, जो गीत है, संगीत है, गंभीर विषादपूर्ण वातावरण में अनादि गुंज का स्रोत बह निकला। और ये जो गंभीर वातावरण था, ये जो विषादपूर्ण वातावरण था, दुख भरा वातावरण था, उस वातावरण में अनादि गुंज का स्रोत बह निकला। अनादि गुंज मतलब ऐसी गुंज, ऐसी आवाज़ जो शाश्वत है, अनादिकाल से आ रही है, वो स्रोत बह निकला। भागीरथी के नाविकों की याद प्रतिध्वनित होने लगी, और भागीरथी नदी के जो नाविक हैं उनकी याद, ऐसा लगा कि उनकी याद वाली जो ध्वनि है वो कहीं से आने लगी है, महसूस होने लगी। चंपारण के खलिहानों और जंगलों में भागीरथी के नाविकों की याद
चंपारण के खलिहानों और जंगलों में आने लगी। बरसों बाद शायद इन कीर्तनों की उधर्व तानें छोटी होती जाएं। हाँ, होगा कि जब कई बरस बीत जाएंगे, कई साल बीत जाएंगे, तो उन सालों के बाद भविष्य में ये जो कीर्तन है, ये जो इनका जो कीर्तन है, इनकी जो उधर्व ताने हैं, ये जो ऊंची ताने हैं, ये जो ऊंची तान लगा करके पूरे मन से, पूरे दिल से ये जो अनादि गुंज वाला कीर्तन है, ये जो गा रहे हैं, उसकी तानें छोटी होती जाएं, इनका स्वर थोड़ा धीमा होता चला जाए। शायद इनका विषाद, स्मृति की रेखाएं मलिन हो जाएं। शायद इनका जो दर्द है इन लोगों का, और इनकी जो स्मृति की रेखाएं हैं, इनकी जो यादें हैं अपने अतीत की, वो शायद मलिन हो जाएं, धुंधली हो जाएं, और उल्लास की कड़ियाँ मुखर उठें। और वो ये भी हो सकता है कि खुशी की जो कड़ियाँ हैं, खुशी की जो श्रृंखला है, वो उमड़ उठे। इन लोगों का भी दर्द जो है वो समय के साथ बदल जाए, ख़त्म हो जाए, इन लोगों के जीवन में भी खुशी का पल आए। उल्लास। उल्लास की जब बात करते हैं तो मुझे पुरानी बात याद आ जाती है, मुझे यानी कि लेखक को। रात बीत चली और दिवस का संघर्ष अंधेरे के पर्दे के पीछे सजग हो उठा। जैसे ही रात बीती तो अगले दिन का जो संघर्ष था वो अंधेरे के पर्दे के पीछे जाग उठा। संघर्ष जाग उठा है, अब दिन आने वाला है, संघर्ष शुरू होगा। धरती देती है, किंतु यहाँ का जनजीवन समृद्ध नहीं बन सका। ये धरती बहुत देती है, लेकिन यहाँ के लोग समृद्ध नहीं बन सके, अमीर न बन सके। बेतिया राज की जमींदारी में तो अंग्रेज ठेकेदार बन गए। जब बेतिया राज की जमींदारी थी, यहाँ पर पढ़िएगा आप लोग बेतिया राज के बारे में, उस जमाने में बेतिया राज में तो अंग्रेज जो थे वो ठेकेदार बन गए यहाँ के। और 19वीं सदी में नील की खेती का विस्तार किया अंग्रेजों ने। नील से ही उन दिनों रंग बनते थे, और इसलिए नील की पश्चिमी देशों में, पाश्चात्य मतलब पश्चिमी अमेरिका, इंग्लैंड सब में, पश्चिमी देशों में, पाश्चात्य देशों में बहुत मांग थी। लाखों की संपदा मतलब लाखों की संपत्ति उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी। ये जो संपत्ति थी नील की खेती का, लाखों की संपत्ति उन अंग्रेज ठेकेदारों के हाथ लगी, किंतु रैयत का कोई लाभ नहीं हुआ। रैयत मतलब प्रजा, आम लोग, रैयत को कोई लाभ नहीं हुआ। बेतिया राज से बहुत कम अदायगी पर, अदायगी मतलब अदा करना, कोई भी चीज़ जब आप लेते हैं, लीज पर कोई ज़मीन लिया जाता है तो उसके बदले में पैसा दिया जाता है। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, बेतिया राज से बहुत ही कम पैसा दे करके हजारों एकड़ ज़मीन इन गोरे ठेकेदारों ने ले ली। ठेठ देहात में उनकी भव्य कोठियाँ खड़ी हो गई। उन अंग्रेज़ों की किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती कराई गई। हर 20 कट्ठा ज़मीन में 3 कट्ठा नील की खेती के लिए हर किसानों को रखना लाजमी था। 20 कट्ठा ज़मीन अगर किसी के पास है तो 3 कट्ठा में नील की खेती करना ही पड़ेगा। और लोग ये करना नहीं चाहते थे, क्योंकि नील की खेती से ज़मीन बंजर हो जाता है, और पूरा का पूरा जो फ़ायदा है, मुनाफा जो है वो अंग्रेज उठाते थे। इसी को 3 कट्ठिया आंदोलन कहा गया। 3 कट्ठा में जो 20 कट्ठा मतलब 1 बीघा, 20 कट्ठा में जो 3 कट्ठा नील की खेती करने के लिए हर किसान को मजबूर कर दिया गया, तो इसी को 3 कट्ठिया प्रथा कहा गया। इसी का 3 कट्ठिया आंदोलन हुआ था इसी के लिए। 20वीं सदी के प्रारंभ में मतलब 1900 के करीब में, जब केमिकल रंगों के इजाद होने पर, जब केमिकल वाला रंग सब आया, नील की मांग कम हो गई। नील की मांग कम हो गई क्योंकि केमिकल वाला आर्टिफिशियल कलर आ गया बाज़ार में। तब भी यह ज़बरदस्ती चलती रही और 3 कट्ठिया से छूट पाने के लिए किसानों को मजबूर किया गया कि वे मोटी रकमें गोरे ठेकेदारों को दें, कि अगर कोई भी किसान 3 कट्ठिया से छूट पाना चाहता है तो वो किसानों को इस बात के लिए मजबूर किया गया कि वो मोटी रकम, ज़्यादा पैसा उस गोरे ठेकेदारों को दे, तभी इस 3 कट्ठिया व्यवस्था से उनको छुटकारा मिल सकता है, 3 कट्ठा में नील की खेती नहीं करनी पड़ेगी। चंपारण और कुछ आसपास के इलाकों में, चंपारण में और उसके कुछ आसपास के इलाकों में इन नीलहे साहबों का, ये जो नीलहे, नील की खेती करवाने वाले जो साहब थे, गोरे साहब, इनका निष्कंटक का मतलब होता है बिना किसी बाधा के या परेशानी के, एकदम सुरक्षित, इन साहबों का एकदम निष्कंटक मतलब एकदम सुरक्षित साम्राज्य था उन दिनों इन गोरे साहबों का इस चंपारण और उसके अगल बगल के क्षेत्रों में निष्कंटक साम्राज्य खड़ा कर लिया था इन गोरों ने।
जिस रास्ते पर साहब की सवारी जाती उस पर हिंदुस्तानी लोग अपने जानवर नहीं ले जा सकते थे। यदि किसी रैयत मतलब प्रजा के यहाँ उत्सव या शादी विवाह होते तो साहब के यहाँ नजराना भेजना पड़ता। नजराना मतलब पैसा। साहब बीमार पड़ता तो रैयतों से मतलब प्रजा से इलाज के लिए वसूली होती। इलाज का खर्च प्रजा से लिया जाता। साहब हाथी खरीदता तो रैयत को अपनी गाढ़ी कमाई में से कुछ न कुछ देना होता। अमोलवा कोठी के साहब का नाम था एमन। अमोलवा कोठी के साहब थे एमन। अमोलवा कोठी के बारे में आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। तो ये भी एक नीलहे साहब ही थे, नील की खेती करवाने वाले साहब। भीषण आतंक था एमन साहब का, बहुत ही कठोर थे। किसी भी रैयत की झोपड़ी में आग लगा देना, तो किसी भी प्रजा की झोपड़ी में आग लगा देते थे। किसी को जेल में ठूंस देना, यह सब रोज का काम था उनका, रोज का काम। सोच लीजिए कितना आतंक था इनका। तत्कालीन शासन नीलहे गोरों के हाथ का पुतला था, और वहाँ का जो शासन था, उस जगह का जो शासन जो था वो नीलहे गोरों लोगों के हाथ का पुतला था, कठपुतला था। उन दिनों उत्तर बिहार में दौरा करने वाले अफसरों के लिए देहात में डाक बंगले नहीं बनते थे। उत्तर बिहार का दौरा करने के लिए कोई भी अफसर अगर दिल्ली से आता मतलब अंग्रेज अफसर ही जब वो आता था उत्तर बिहार में, तब उसके लिए कोई डाक बंगला नहीं बनता। डाक बंगला मतलब जो सरकारी विश्राम गृह बनाया जाता है, जब कोई अफसर वगैरह आता है तो उसको डाक बंगले में ठहराया जाता है, ठीक है। तो वो डाक बंगला नहीं बनता था। वे सभी जो अफसर थे वे सभी साहबों की कोठियों में रहते थे। दक्षिण बिहार के बागी विचारों का असर चंपारण में देर से पहुँचे, और दक्षिण बिहार का जो बागी विचार था, दक्षिण बिहार के लोग उस समय अंग्रेजों से लड़ने लगे थे, ठीक है। तो वो जो बागी विचार था, अंग्रेजों से लड़ने का जो विचार था, वो चंपारण में थोड़ा देर से पहुंचा। इसलिए गंगा पर पुल बनाने के स्कीम में तत्कालीन शासन ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, और यूं बरसों तक चंपारण में गोरे नीलहों का राज ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में पनपता रहा। और ये जो नीलहे गोरे जो लोग थे, ब्रिटिश साम्राज्य की छत्र छाया में इनका राज्य पनपता रहा। और गंगा पर जो भी गांधी सेतु आप लोग देख रहे हैं, वो पुल बनाने का काम टाल दिया गया। आतंक और दैन्य, समृद्धि और बेबसी के उस आलम में उस समय आतंक भी था, दैन्य भी थी, दीनता भी थी, गरीबी भी थी। अब सोचिए, गरीबी और ऊपर से आतंक, डर का माहौल। उफ, एक तो गरीबी ही लोगों की जान ले लेती है, ऊपर से आतंक। कैसे जीते होंगे उस समय के लोग, सोच करके भी डर लगता है। ओह माय गॉड, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो हम लोग आज़ाद भारत में पैदा लिए हैं। उस समय समृद्धि भी थी। समृद्धि मतलब किन की समृद्धि? वो गोरे साहबों की समृद्धि। और बेबसी, किन की बेबसी? उस रैयतों की बेबसी, प्रजा की बेबसी। उस आलम में मतलब उस मौसम में सन 1917 के अप्रैल मास में एक बिजली सी कौंधी। ऐसा लगा कि आसमान में कोई बिजली आई है और उजाले का कोई उजाला, कहीं पे थोड़ा सा उजाला दिख रहा है, नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा। निराशा के अंधेरे में एक आशा का किरण दिखा। कब दिखा? 1917 के अप्रैल मास में। चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा स्वयं राजेंद्र बाबू ने लिखी है। चंपारण में ये जो चल रहा था, ये जो आतंक का साम्राज्य जो खड़ा किया था एमन साहब ने और गोरे नीलों ने, उस आतंक को ख़त्म करने के लिए चंपारण में गांधी जी का जो चमत्कार हुआ, उसकी कथा स्वयं राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति ने लिखी है। स्वातंत्र युद्ध, स्वतंत्रता संग्राम के महानाटक के उस नादी पाठ में, जब कोई भी महानाटक होता है, जब कोई भगवान की पूजा आरती होती है, तो सबसे पहले नादी पाठ होता है। नादी पाठ मतलब मंगलाचरण, शुरुआती वो पूजा पाठ होती है। तो स्वतंत्रता के युद्ध का जो महानाटक जो लिखा जाने वाला था, उसका जो नादी पाठ हुआ, जो शुरुआती जो मंगलाचरण हुआ, उसमें मानो सूत्र रूप में संघर्ष और विजय की सारी गाथा ही समा गई। उसमें संघर्ष भी हुआ और विजय भी हुआ। यहाँ उसका ब्यौरा नहीं लिखूंगा, पूरा स्टोरी यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा। पर मई सन 62 में मुझे एक अभूतपूर्व सौभाग्य प्राप्त हुआ। 1962 में मुझे बहुत बड़ा अभूतपूर्व सौभाग्य मिला।
ये आज़ादी के बाद की बात है, 1962 की। मैं तीर्थ यात्रा पर निकला उन सभी स्थानों की रज लेने के लिए, रज मतलब मिट्टी, जहां गांधी जी ने सन 1917 का अभियान किया था। सन 1917 में जो गांधी जी ने चमत्कार किया था, ये 3 कठिया आंदोलन खत्म किया था, नीलहे लोगों की, नीलहे गोरे साहबों के आतंक से जो मुक्त किया था लोगों की, वो जो 1917 का अभियान था, तो गांधी जी जहाँ जहाँ गए थे उन जगहों की मिट्टी, उन जगहों का रज लेने के लिए मैं निकला तीर्थ यात्रा पर, उस अभियान पर। उस तीर्थ यात्रा में मुझे सत्संग मिला, मेरे साथ हुए कुछ उन महानुभावों का, मुझे उन महानुभावों का साथ मिला जो सन 1917 में गांधी जी के साथ थे। ओ माय गॉड, सोने में सुहागा, और अगर सोना हो और उसमें भी सुहागा हो, सुगंध हो, तब तो बात ही कुछ और है। मोतिहारी में मिले थे श्री रामदयाल शाह, गांधी जी के रहने सहने का प्रबंध जिनके हाथों हुआ था, जिन्होंने गांधी जी के रहने का प्रबंध किया था चंपारण में, रामदयाल शाह, वो मुझे मिले मोतिहारी में, जिनके हाथों उनके रहने सहने का प्रबंध हुआ था। एवं श्री हरवंश सहाय, जो मुजफ्फरपुर से मोतिहारी तक गांधी जी के साथ गए थे, और उन वकीलों में से एक थे हरवंश सहाय। वो वकील थे जो उस आंदोलन में गांधी जी के सलाहकार रहे। लौटने पर मुजफ्फरपुर में श्री रामनवमी प्रसाद से मुलाकात और देर तक बातें हुई। रामनवमी प्रसाद, रामनवमी बाबू और राजेंद्र बाबू उन दिनों गांधी जी के साथियों में से अग्रगण्य थे, उनके प्रमुख साथियों में से एक थे ये रामनवमी बाबू और राजेंद्र प्रसाद। जिस तेजस्वी किसान के आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया, वह राजकुमार शुक्ल सन 17 से पहले से ही श्री रामदयाल शाह, श्री रामनवमी प्रसाद और श्री हरवंश सहाय इत्यादि के संपर्क में आया था, जिन्होंने गांधी जी को मजबूर किया था, जिन्होंने गांधी जी को आग्रह किया था, मजबूर नहीं आग्रह किया था चंपारण आने के लिए, और गांधी जी ने जिनके आग्रह को स्वीकार किया था उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। वो 1917 से पहले, चंपारण सत्याग्रह जब हुआ उससे पहले ही श्री रामदयाल शाह, रामनवमी प्रसाद और श्री हरवंश सहाय, जिनसे लेखक की मुलाकात हुई, उससे वो पहले से ही संपर्क में आए हुए थे। राजकुमार शुक्ल की सन 1930 के आसपास मृत्यु हो गई। राजकुमार शुक्ल जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आग्रह किया था, लेकिन उनका संपर्क इन सब से हुआ था जो लेखक से मिले थे। किंतु मेरा अविस्मरणीय अनुभव, लेकिन मेरा मतलब लेखक का ये जो अविस्मरणीय अनुभव, कभी न भूलने वाला जो अनुभव रहा, वो रहा सुदूर भितिहरवा गांव में। बहुत दूर भितिहरवा गांव है, उसमें यह गांव अमोलवा के निकट है, वही अमोलवा कोठी का जो जिक्र हुआ था उसी के निकट है भितिहरवा गांव, जहां सन 17 में एमन साहब की तूती बोलती थी, वही गोरे नीले साहब, उनकी तूती बोलती थी, उनका चलता था आतंक। जब गांधी जी चंपारण की रैयत को, चंपारण की प्रजा को भय और अत्याचार के चंगुल से बचाने का प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्होंने ग्रामीण जनता की सामाजिक अव्यवस्था के सुधार का भी श्री गणेश किया। उन्होंने ग्रामीण जनता का जो सामाजिक अव्यवस्था था, उनके बीच में जो समाज में जो अव्यवस्था बनी हुई थी, उसके सुधार का भी श्री गणेश शुरुआत गांधी जी ने किया। श्री रामनवमी प्रसाद ने बताया, लेखक को बताया स्वयं, कि एक दिन किसी गांव में किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने गांधी जी जा रहे थे, उनके साथ जा रहे थे, रामनवमी प्रसाद के साथ जा रहे थे गांधी जी स्वयं किसी गांव में किसानों की शिकायतों का अध्ययन करने, पता करने की किसानों की क्या शिकायत है। दूर जाना था, हाथी पर दोनों सवार थे, कड़ी धूप थी। तभी गांधी जी ने ग्रामों की दुर्व्यवस्था को दूर करने में शिक्षा की महत्ता पर अपने विचार प्रकट किए। किनसे? रामनवमी प्रसाद से, कि गाँवों की जो दुर्व्यवस्था है, गाँवों में जो ये दुर्व्यवस्था फैली हुई है, इसको दूर करने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? शिक्षा है। शिक्षा का जो महत्व है गांव की दुर्दशा को दूर करने के लिए, उस लोगों के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए, सामाजिक अव्यवस्था को सुधारने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है, इस पर गांधी जी ने अपना विचार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि जब तक ग्रामीण बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक केवल आर्थिक समस्याओं को सुलझाने से काम नहीं चलेगा। अगर लोगों की केवल आर्थिक समस्या सुलझाई जाए, मतलब उसके खाने और रहने का अगर समस्या सुलझाया जाए, तो फिर और शिक्षा की व्यवस्था न की जाए, तो फिर लोगों का
समस्या हल नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वे चंपारण में कुछ ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना करना चाहते हैं। थोड़े दिन बाद उन्होंने 3 गांवों में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। गांधी जी ने किन किन गांवों में? बरहड़वा, मधुबन और भितिहरवा। कुछ निष्ठावान कार्यकर्ताओं को तीनों गांव में तैनात किया गया। वे कार्यकर्ता आए गुजरात और महाराष्ट्र से। गांधी जी ने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को बुलाया। बरहड़वा का विद्यालय विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर श्री बवनजी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी। बरहड़वा में जो गांधी जी ने विद्यालय खोला, 3 जगह खोला, याद रखिए, बरहड़वा, मधुबन और भितिहरवा। देखिए, 3 कठिया आंदोलन को समाप्त करने के लिए आए थे गांधी जी। समझ रहे हैं बात? समस्या को जड़ से मिटाना था। यहाँ पे सिर्फ उस एमन साहब से छुटकारा पाना नहीं था, यहाँ के लोगों को उस लायक बनाना था कि यहाँ के लोग अगली बार अगर कोई समस्या आए तो उससे खुद डट करके मुकाबला कर सके। इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं गांधी जी। नहीं तो आंदोलन करते, धरने पर बैठ जाते, जोर लगाते तो 3 कठिया जो कानून था वो यूं ही समाप्त हो जाता। क्योंकि गांधी जी का प्रभाव पूरे देश पर था। गांधी जी जो आंदोलन करते तो वो अंग्रेजों को मानना पड़ता। लेकिन गांधी जी उस समस्या को, लोगों की जो अंदर अशिक्षा थी जिसके वजह से एमन साहब लोगों पर अत्याचार कर रहे थे, उस समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए गांधी जी ने ये कदम उठाया। बरहड़वा, मधुबन और भितिहरवा में। बरहड़वा में कौन पढ़ाने के लिए आए? विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर थे श्री बवनजी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी। अब सोचिए, आजकल के दौर में कोई विदेश में शिक्षा प्राप्त, वो भी इंजीनियर जो विदेश में पढ़ा हुआ है, वो किसी गांव में सुधार की वजह से, पैसा कौन देता है इनको? सिर्फ गांव के लोगों के सुधार की वजह से पढ़ाने के लिए आएगा? आज के ज़माने में नहीं आएगा। और हम लोग तो बोलते हैं यूं ही कि गांधी जी ने क्या किया, या फिर उस समय के लोगों ने क्या किया, ऐसे ही आज़ादी मिल गई। बहुत खून पसीने से सींचा गया है इस देश को, ठीक है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए अपने आज़ादी के समय में इस आज़ादी से लड़ने वाले महापुरुषों के लिए। उनके फ़ोटो को रोज़ चूमना चाहिए हम लोगों को, उसको धो करके पीना चाहिए। विदेश में शिक्षा प्राप्त इंजीनियर आ रहा है पढ़ाने के लिए, गांव के लोगों की स्थिति सुधरे, और वो भी दूसरे शहर के, दूसरे राज्य के। समझ रहे हैं? कार्यकर्ता आ रहे हैं गुजरात और महाराष्ट्र से। हाँ, तो बरहड़वा का विद्यालय में पढ़ाने के लिए कौन आए? श्री बवनजी गोखले और उनकी विदुषी पत्नी। उनकी पत्नी भी आई साथ में, अवंतिका बाई गोखले ने वो स्कूल चलाया। साथ में देवदास गांधी भी थे। मधुबन में जो स्कूल था उसमें गांधी जी ने गुजरात से नरहरिदास पारिख और उनकी पत्नी तथा अपने सेक्रेटरी महादेव देसाई को भेजा मधुबन के स्कूल को चलाने के लिए, ठीक है। कुछ दिन आचार्य कृपलानी भी वहाँ रहे। भितिहरवा के अध्यक्ष थे वयोवृद्ध डॉक्टर देव और सोमन जी। बाद में वहाँ पुंडलीक जी आए। स्वयं कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी की पत्नी, भितिहरवा आश्रम में रहीं और इन कर्मठ और विद्वान स्वयं सेवकों की देखभाल करती रहीं। और ये लोग जो स्वयं सेवक जो थे, कर्मठ थे और विद्वान जो थे, उनकी सेवा कौन करती थी? कस्तूरबा स्वयं करती थी। इन विद्यालयों का आदर्श क्या था? गांधी जी ने ये 3 विद्यालय जो खोले थे, इन विद्यालयों का मूल उद्देश्य क्या था? इस बारे में गांधी जी ने एक पत्र लिखा चंपारण के तत्कालीन अंग्रेज कलेक्टर को। चंपारण का उस समय का जो कलेक्टर था उसको गांधी जी ने पत्र लिखा, जिससे शिक्षा संबंधी उनके आदर्शों पर प्रकाश पड़ता है कि गांधी जी किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को देना चाहते थे, उस पर प्रकाश पड़ता है। वो लिखते हैं कि मैंने इस स्कूलों में किसी तरह का नपा-तुला पाठ्यक्रम चालू नहीं किया है। कोई नपा-तुला पाठ्यक्रम नहीं है कि ये किताबें पढ़नी है आपको, क्योंकि मैं तो पुरानी लीक से हटकर चल रहा हूँ। जो पुरानी जो परंपरा है उस रास्ते पर मैं नहीं चल रहा। गांधी जी लिख रहे हैं, वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हेय नीच मानता हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति जो है वो खौफनाक है और हेय है। आज की शिक्षा पद्धति जो हम लोग पढ़ रहे हैं, छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती हैं।
बौना बनाती हैं मतलब सिर्फ पैसा कमाना सिखाती हैं। छोटे बच्चों के चरित्र का निर्माण नहीं करती आज की शिक्षा पद्धति, उनके बुद्धि का विकास नहीं करती, उसके बजाय यह बच्चों को बौना बनाती हैं। अपने प्रयोग में वर्तमान पद्धति के गुणों को ग्रहण करते हुए गांधी जी कहते हैं कि मैंने जो प्रयोग किया है इन विद्यालयों में, इसमें वर्तमान पद्धति जो शिक्षा पद्धति चल रही है उसके जो गुण हैं उसको मैंने लिया है, लेकिन उसके दोषों से बचने की चेष्टा करूंगा। लेकिन वर्तमान शिक्षा पद्धति में जो दोष हैं, जो बुराई है, उससे मैं बचना चाहूँगा, उसके गुण को मैंने लिया है, शामिल किया है। मुख्य उद्देश्य क्या होगा इनके शिक्षा में? मुख्य उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आएँ, उनसे पढ़ें जो सुसंस्कृत हों, संस्कृति से जुड़े हुए हों, और चरित्र जिसका निष्कलुष हो। निष्कलुष मतलब पवित्र और शुद्ध, एकदम शुद्ध चरित्र वाले स्त्री पुरुष के संपर्क में बच्चे आएँ। मैं तो इसे ही शिक्षा मानता हूँ। अक्षर ज्ञान तो इस उद्देश्य की प्राप्ति का एक साधन मात्र है। अक्षर का लोग ज्ञान क्यों लेते हैं? ताकि वो एक उत्तम चरित्र वाला मनुष्य बन सके, एक सुसंस्कृत मनुष्य बन सके। जीविका के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं, मतलब जीविका उपार्जन के लिए हम लोग जो अलग अलग साधन सीखते हैं, कंप्यूटर वगैरह सीखते हैं, जो भी सीखते हैं, ये कहते हैं कि जीविका के लिए, पैसा कमाने के लिए जो बच्चे नए साधन सीखना चाहते हैं उनके लिए औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, औद्योगिक शिक्षा भी दी जाएगी। इरादा यह नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद ये बच्चे अपने वंशगत व्यवसायों को छोड़ दें। कहते हैं गांधी जी कि मेरा ये भी इरादा नहीं है कि बच्चे अगर शिक्षित हो जाएं तो उनके वंशगत जो व्यवसाय हैं, उनका जो खानदानी पेशा है उनको छोड़ दें, बल्कि उद्देश्य ये है कि जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग वे अपने वंशगत व्यवसायों में करें। कितनी अच्छी बात कही है इन्होंने, ये देखिए। उसका उपयोग खेती, ग्रामीण जीवन को परिष्कृत करने में करें, ग्रामीण जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने में करें, अपने वंशानुगत व्यवसाय को ही परिष्कृत करने, उसको उच्च स्तर पर ले जाने में करें। वही काम तो कई लोग करते हैं। जैसे जो परंपरागत जो हलवाई है, उनका पेशा है, उनका वंशानुगत पेशा है मिठाई बनाना, हलवाई का खाना बनाना। उसी में से कोई हलवाई क्या करता है, उसी का एक अपना ब्रांड बना लेता है, कितना आगे निकल जाता है। मोची, सबसे छोटा काम जिसको लोग समझते हैं, चमड़े का काम, उसी में कोई ऐसा मोची निकलता है जो अरबों रुपए का ब्रांड बना देता है उसी मोची से, उसी चमड़े के काम से। तो ये यही कहते हैं कि इरादा ये नहीं है कि शिक्षा पा लेने के बाद लोग अपने व्यवसाय को छोड़ दें, परंपरागत व्यवसाय को छोड़ दें, बल्कि जो ज्ञान वे स्कूल में प्राप्त करेंगे उसका उपयोग वो खेती करने के लिए या फिर ग्रामीण जीवन को ही परिष्कृत, उच्च स्तर पर, परिष्कृत करना मतलब उसको उच्च स्तर पर ले जाने के लिए प्रयास करें। कुछ ही समय के लिए ही सही गांधी जी के इन आदर्शों को भितिहरवा में भी कार्यान्वित करने की चेष्टा की गई। कुछ ही समय के लिए ही सही, लेकिन गांधी जी के जो ये आदर्श थे, इनको भितिहरवा के विद्यालय में भी लागू की गई। उसी भितिहरवा में मैं पहुंचता हूं, लेखक पहुंचते हैं, और मेरा भाग्य देखिए कि उसी दिन मौजूद थे श्री पुंडलीक जी। सन 1917 में इन्हीं पुंडलीक जी को गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया, भितिहरवा आश्रम में रहकर बच्चों को पढ़ाने के लिए और ग्राम वासियों के दिल से भय को दूर करने के लिए। बहुत ही अच्छा वाक्य है, यहाँ पर सुनिएगा अभी आप लोग, ठीक है। तो इन्हीं पुंडलीक जी को, मेरा लेखक का सौभाग्य देखिए कि उस दिन उस गांव में, भितिहरवा में, पुंडलीक जी थे, और यही पुंडलीक जी थे जिसको गांधी जी ने बेलगांव से बुलाया था। क्यों बुलाया था? कि भितिहरवा आश्रम में रहिए और बच्चों को पढ़ाइए, और यहाँ के गांव के लोगों के दिल में जो डर है, वो एमन साहब का जो डर है, उसको दूर कीजिए। वे लगभग 1 साल रहे भितिहरवा में, और फिर अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें जिले से निर्वासित कर दिया, मतलब बैन लगा दिया कि वो इस जिले में नहीं आ सकते हैं। इतना लंबा समय बीत जाने पर भी हर 2-3 साल में अपने पुराने स्थान को देखने पुंडलीक जी आते हैं, अभी भी आते हैं। जब लेखक गए थे तब भी इनका सौभाग्य से वो वहीं मौजूद थे। उनके शिष्य भी मौजूद हैं वहाँ पर, वृद्ध हो चले हैं, बूढ़े हो चले हैं, किंतु पुंडलीक जी का तेजस्वी व्यक्तित्व
पुंडलिक जी भले ही अभी बूढ़े हो चले हैं, बूढ़े हो गए हैं, लेकिन उनका जो तेजस्वी जो व्यक्तित्व है, ओजस्वी व्यक्तित्व जो है, जो पर्सनैलिटी है, उनका जो बलिष्ठ शरीर है, दबंग आवाज़ जो है, वो साक्षी है, वो गवाह है। किस बात की? उस अग्नि शिखा के जिसने गांधी जी के शीतल बंधन में बंध जाना मंजूर किया, वो साक्षी है कि वो जो पुंडलिक जी थे वो अग्नि शिखा के समान थे, मतलब आग के लपट के समान थे। पुंडलिक जी आग की तरह थे। और वो कैसे पता चलता है कि पुंडलिक जी आग की तरह थे? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी, उनका बलिष्ठ शरीर, उनका दबंग आवाज़ ही हमें बताता है। इतने बूढ़े होने के बावजूद भी सोचिए जवानी में कैसे रहे होंगे। तो उस अग्नि शिखा के समान थे वो पुंडलिक जी, लेकिन फिर भी उन्होंने गांधी जी के उस शीतल बंधन में, उस ठंडे बंधन में बंध जाना मंजूर कर लिया। पुंडलिक जी ने वह कमरा दिखाया, वो पुंडलिक जी ने स्वयं लेखक को वह कमरा दिखाया जहां बैठकर गांधी जी काम करते थे, और वह मेज भी दिखाया जिस पर शायद उन्होंने चिट्ठियां लिखीं। एक मठ के निकट यह आश्रम है। गांव में गांधी जी को आश्रय देने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। जब गांधी जी उस समय आए थे भितिहरवा गांव, तो उस गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि अपने घर में गांधी जी को ठहरने दे। इतना डर बैठा हुआ था एमन साहब का। मठ मतलब साधुओं के रहने का जो स्थान होता है उसको मठ कहा जाता है। मठ के महंत ने एक महुए के पेड़ के नीचे जगह दी। गांधी जी ने खटिया बिछाई उसी पेड़ के नीचे, और बाद में एक झोपड़ी वहाँ पर बनाई जिसमें डॉक्टर देव आकर रहे और आश्रम को चलाते रहे। उस झोपड़ी को एमन साहब के कर्मचारियों ने जला भी दिया। बाद में वह खैपरेल का भवन बना। जब एमन साहब के कर्मचारियों ने उस झोपड़ी को जला दिया तो फिर बाद में वहाँ पर खपरा का भवन बना, जो अब भी बहुत कुछ मौलिक मूल अवस्था में है। अभी भी टूटा फूटा है लेकिन अभी भी ठीक ठाक है। कस्तूरबा यहाँ रह करके, कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी, वो यहाँ रह करके आश्रम के कार्यकर्ताओं की देखभाल करती थी। गांधी जी प्रायः बेतिया और मोतिहारी में ही रहते थे। पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले। पुंडलिक जी के 3-4 शिष्य भी मिले लेखक को, जब वो वहाँ गए थे घूमने के लिए, अलग अलग जगहों का रज लेने के लिए, मिट्टी लेने के लिए। तब पुंडलिक जी ने सन 17 के अपने रोचक अनुभवों की कथाएं भी सुनाई। पुंडलिक जी ने कथाएं सुनाई, और वो कौन सी रोचक कथा सुनाई वो देखिए, जिसकी वजह से बताया गया कि वो अग्निशिखा की भांति थे, एकदम आग की लपट की भांति थे। वो कथा कौन सी है वो सुनिए। एक दिन एमन साहब इनके आश्रम में आया, पुंडलिक जी के आश्रम में आया। कायदा ये था, मतलब नियम ये था कि साहब जब आए, वो एमन साहब जब आए लोगों से मिलने के लिए, तो गृहपति मतलब घर का जो मालिक होगा उसके घोड़े की लगाम पकड़े। जिसके घर पर वो एमन साहब जाएंगे तो उस घर का मालिक उनके घोड़े की लगाम पकड़ेगा। पुंडलिक जी ने कहा, नहीं, उसे आना है तो मेरी कक्षा में आए, मैं लगाम पकड़ने नहीं जाऊंगा। पुंडलिक जी ने, क्योंकि इनको गांधी जी ने भेजा ही था गांव के लोगों के मन से डर को निकालने के लिए। पुंडलिक जी ने गांधी जी से सीखी निर्भीकता, और वही निर्भीकता, वही निडरता उन्होंने गांव वालों को दी। चंपारण अभियान का सबसे बड़ा वरदान यही निर्भीकता थी। चंपारण अभियान जो हुआ उसमें सबसे बड़ा वरदान जो वहाँ के लोगों को मिला वह था निडरता। आज जब हम स्वतंत्रता के वातावरण में स्वच्छंदता का भी नर्तन देखते हैं, आज जब हम आज़ादी के वातावरण में जब आज़ादी का नृत्य देखते हैं, नर्तन देखते हैं, तो शायद हम उस निरंकुशता के आतंक का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज जो आज़ादी के वातावरण में लोग जो स्वतंत्र होकर के जो नाचते हैं, वो नृत्य जब हम लोगों का देखते हैं, मेरा नृत्य देखने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, निशांत सर ऑफिशियल मेरे हैंडल का नाम है, उस पर, ठीक है। वो आज़ादी के वातावरण का नृत्य है। वैसे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मैं नहीं बोलता हूँ तो कोई सब्सक्राइब नहीं करता। और देखिए मेरे चैनल का जो रीच है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करते। जिनके पास ये वीडियो पहुँचेगा वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर जितने भी पोएट्री जो है, पोएट्री सेक्शन का जितना भी कविता है उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है।
व्याख्या की है, तो वो आप लोग जा कर के देखिए, बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा उस पर। तो जब हम वो जो स्वच्छंदता का नर्तन देखते हैं, तो हम उस समय की जो निरंकुशता का जो आतंक था, निरंकुश किसी प्रकार का अंकुश, किसी प्रकार का लगाम नहीं था उन एमन साहब पर, या फिर एमन साहब जैसे जैसे हजारों एमन साहब थे इस देश में, और वो भी निरंकुश से, कोई कुछ रोकने टोकने वाला नहीं था। अगर आज के डेट में भी किसी को कोई रोकने टोकने वाला नहीं रहेगा तो सोचिए वो कितना जुल्म करेगा लोगों पर। आज तो नियम कानून है, तो किसी को एक थप्पड़ मारने से पहले भी सोचना पड़ता है, लेकिन उस समय तो गर्दन भी काट दी जाए तो कोई उसको कुछ नहीं बोल सकता है। इस प्रकार की निरंकुशता थी और इस प्रकार का आतंक था, तो इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जिसकी छाया में हमारे अगणित देशवासी इन ग्रामीण अंचलों में काल यापन करते थे। हमारे अनगिनत देश के लोग इस ग्रामीण क्षेत्रों में काल यापन मतलब समय बिताया करते थे। गांधी जी ने उस दुर्भेद्य अंधकार को चीर दिया, और ये ऐसा अंधकार था जो भेदा नहीं जा सकता था। उस दुर्भेद्य अंधकार को गांधी जी ने चीर दिया, किंतु उसी चंपारण में उनकी दूसरी सीख को हमारा शिक्षित समाज हृदय यंगम नहीं कर सका। किंतु उसी चंपारण में उनकी जो दूसरी सीख थी, उसको हमारा ये जो शिक्षित पढ़ा लिखा समाज है उसको हृदय से नहीं लगा सका। मैंने गांधी जी का तत्कालीन पत्र व्यवहार अंशतः पढ़ा है, और गांधी जी की दूसरी सीख क्या थी? पहली सीख कि किसी से डरना नहीं है, और दूसरी सीख क्या थी, तो उसके बारे में आगे बात करते हैं। तो मैंने गांधी जी का जो तत्कालीन मतलब उस समय का जो पत्र व्यवहार है, पत्र व्यवहार मतलब गांधी जी जो पत्र लिखा करते थे अंग्रेज अफसरों को या किसी को भी, वो मैंने लेखक ने जो लिखे लेखक हैं उन्होंने पढ़ा है। वो कहते हैं लेखक कि एक भी वाक्य ऐसा नहीं लिखते थे गांधी जी जिसके तथ्य की उन्हें पूरी जानकारी न हो, जिसका सत्य उनको न पता हो। तथ्य जब तक पता नहीं होता, फैक्ट जब तक पता नहीं होता था, गांधी जी नहीं लिखते थे। लेकिन आजकल आप लोग फेसबुक या ट्विटर या फिर यूट्यूब पर देखिएगा, या फिर टीवी न्यूज़ चैनल पर भी देखिएगा, तो फेक न्यूज़ की भरमार रहती है। उसमें से आपको सच बहुत मुश्किल से मिलेगा। सोच लीजिए कि 99.99% बातें जो आप न्यूज़ में या फिर टीवी पर या फिर सोशल मीडिया पर देखते हैं वो झूठ रहती है। ये हमारा शिक्षित समाज है जो अपने आप को पढ़ा लिखा समाज कहता है। उन्हें सीखना चाहिए गांधी जी से कि गांधी जी एक भी बात ऐसा तथ्य न लिखते थे जिसकी उन्हें पूरी जानकारी न हो। अधिकांश पत्र अंग्रेज अधिकारियों को लिखे गए थे। उनके पास तरह तरह की खबरें आती, अतिरंजनापूर्ण मतलब बढ़ा चढ़ाकर खबरें आती गांधी जी के पास, ये हो गया वो हो गया। आजकल का ज़माना होता तो लोग उन खबरों को समाचार पत्रों में छापते कि देखिए ऐसा हो गया, क्रोधपूर्ण दोषारोपण करते, एकदम गुस्से में फनफनाते हुए दोष बढ़ देते कि देखिए अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया है, अंग्रेजों ने वैसा कर दिया है। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं करते थे, किंतु गांधी जी हर बात को तोलते थे, पहले वो स्वयं सत्यापित करते थे, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते थे। गांधी जी आज के लोगों के साथ अगर ऐसा उनको आज के लोगों को अगर सिर्फ बोल दिया जाए, गांधी जी को कोई बढ़ा चढ़ाकर बोलता भी था तो गांधी जी सीधा न्यूज़पेपर में लिख नहीं देते थे या फिर दोषारोपण नहीं कर देते थे। वो जा करके उस जगह पर उन लोगों से मिल करके देखते थे, सुनते थे, बात करते थे। तब अगर उनको सच्चाई जब पता चलती थी, तथ्य जब फैक्ट जब पता चलता था लोगों से मिल करके, तब वो दोषारोपण करते या फिर न्यूज़पेपर में छपवाते थे। ठीक है, बिना छानबीन किए किसी भी मामले पर नहीं लिखते थे गांधी जी। समाचार पत्रों में अपनी इंक्वायरी के समाचार बहुत कम देते। इंक्वायरी मतलब कुछ पता करने के लिए कि क्या कहीं पर ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। इंक्वायरी नहीं करते थे समाचार पत्रों के माध्यम से गांधी जी। किसी गांव में अत्याचार की खबर आती तो समाचार पत्रों के माध्यम से इंक्वायरी नहीं करवाते कि क्या उस गाँव में ऐसा हुआ है। वहाँ जाकर खुद पूछताछ करते, या राजेंद्र बाबू, अनुग्रह बाबू, धरणीधर बाबू इत्यादि से जांच करवाते, इनको भेजते कि देखिए क्या हुआ है। असल में जब सन 1916 की लखनऊ कांग्रेस में लोगों ने उनसे चंपारण की त्रस्त जनता के संबंध में प्रस्ताव रखने को कहा, जब 16 में जब लखनऊ कांग्रेस के लोगों ने जब गांधी जी को चंपारण में जो जनता की त्रस्त हालत थी उसके बारे में प्रस्ताव रखने को जब लोगों ने कहा कि उसके चंपारण की जनता के बारे में आप प्रस्ताव रखिए,
वहाँ पर तिनकठिया आंदोलन की वजह से लोग परेशान हैं, तो अपनी आंखों से देखे बिना और किसी बातों की जांच पड़ताल किए बिना मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। गांधी जी ने कहा जब तक मैं आंखों से न देख लूं और इस मामले की मैं जांच पड़ताल न कर लूं तब तक मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। नीलहे साहब के बंगलों में जाकर उनकी बातों को भी सुनते थे और नीलहे साहबों के बंगलों में भी जाते थे और उनकी तरफ की जो बातें होती थी वो भी सुनते थे और लोगों की बातें भी सुनते थे। उसके बाद जो सही कदम होता था वो गांधी जी उठाते थे। यही वह सत्य था जिसका आचरण उनके जीवन का संबल था, उनके जीवन का बल था, उनके जीवन का उद्देश्य था, यही सत्य का आचरण। आज तो बिना जांच पड़ताल के दोषारोपण करना सामान्य व्यवहार हो चुका है। लोग एक दूसरे पर दोष मढ़ देते हैं। आज तो छोटी सी बात को बढ़ाकर समाचार पत्रों एवं गुमनाम चिट्ठियों में लिख भेजना मामूली सी बात है। छोटी सी बात होती है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया जाता है, बता दिया जाता है। आज सत्य धूलि धूसरित पड़ा है, एकदम मैला कुचैला होकर के सत्य पड़ा हुआ है। जैसे भितिहरवा में आश्रम भी उपेक्षित है, जिस प्रकार भितिहरवा गांव में आश्रम उपेक्षित है, एकदम टूटा हुआ है, वैसे ही सत्य भी मैला कहीं पर पड़ा है। कैसी है चंपारण की यह भूमि, कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहती है। आखिर कैसी है चंपारण की भूमि, कैसे है चंपारण के लोग जो अपनी विस्मृति के हाथों, विस्मृति मतलब होता है भूल जाने की आदत, इस भूमि के अंदर ये जो भूल जाने की जो आदत है, तो उस अपने विस्मृति के हाथों अपने बड़े से बड़े खजाने को, निधियों को ये लोग सौंपने के लिए तैयार रहते हैं। भितिहरवा का आश्रम वो खजाना नहीं है तो और क्या है। ये जो आश्रम है, वो जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो वो स्थल है, वो सब खजाना ही तो है। उसको चंपारण की भूमि विस्मृति के हाथों उस निधि को सौंपने के लिए तैयार रहती है। गांधी निधि गांधी जी द्वारा पावन किए गए स्थलों में कुछ स्मारक बना रही है। गांधी निधि नाम का कोई फंड है, जो कोई संस्था है जो गांधी जी के द्वारा पावन किए गए स्थल, जहाँ जहाँ पर गांधी जी ने कुछ अच्छा किया है, उस वहाँ पर स्मारक बना रही है। लेकिन क्या यहाँ कोई तीर्थ टिक पाएंगे? क्या चंपारण में कोई तीर्थ टिक पाएंगे? लेखक को ऐसा संदेह क्यों है कि यहाँ पर कोई तीर्थ नहीं टिक पाएंगे? क्योंकि यहाँ पर तो कई सारे तीर्थ ध्वस्त पड़े हैं। भितिहरवा के पास ही रामपुरवा है, जहाँ ध्वस्त पड़े हैं 2 अशोक स्तंभ, एक पर सिंह था और दूसरे पर बैल। पुष्ट मौर्य कला के नमूने, ये मौर्य कला के नमूने हैं, ये ध्वस्त पड़े हैं। शायद रामपुरवा कोई बौद्ध तीर्थ स्थल रहा हो, बौद्ध के ज़माने में कोई तीर्थ स्थल रहा हो रामपुरवा। गंडक नदी के किनारे कई बौद्ध स्थल हैं, गंडक नदी के किनारे कई सारे बौद्ध स्थल हैं। कुशीनगर, जहाँ पर महापरिनिर्वाण हुआ था गौतम बुद्ध का, लौरिया, नंदनगढ़, अरेराज, केसरिया, चाणकीगढ़ और वैशाली, ये सारे बौद्ध स्थल हैं। कुशीनगर गोरखपुर जिले में है। अब कुशीनगर स्वतंत्र जिला है, जहाँ गंडक को नारायणी कहा जाता है। कुशीनगर में गंडक नदी को नारायणी कहा जाता है। अब नदी कई मील हट गई है, मतलब वो जो नदी थी वो कई मील दूर हो चुकी है। भगवान बुद्ध की निर्वाण शैया की वह मूर्ति निसंदेह विराट है। भगवान बुद्ध की जो निर्वाण शैया वाली जो मूर्ति है, जिसमें भगवान बुद्ध जो है वो एकदम निर्वाण शैया पर लेटे हैं, निर्वाण शैया मतलब मृत्यु शैया पर लेटे हैं, वह मूर्ति निसंदेह बहुत बड़ी है। संभवतः इस मूर्ति और मंदिर का निर्माण ईसा की प्रथम या द्वितीय शताब्दी में किया गया होगा। प्रथम शताब्दी या फिर द्वितीय शताब्दी में जिन्होंने बोध गया का मंदिर बनवाया था, उन्हीं लोगों ने शायद ये भगवान बुद्ध की जो निर्वाण शैया वाली मूर्ति है वो बनवाया होगा। जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को, तथागत किनको कहा जाता है? भगवान बुद्ध को, तथागत के शरीर को भस्म किया था, गौतम बुद्ध के शरीर को भस्म किया था, वहाँ एक ध्वस्त स्तूप खड़ा है। ध्वस्त स्तूप, स्तूप का मतलब क्या होता है?
स्तूप का मतलब होता है एक गुंबद के आकार की रचना, गुंबद मतलब गोल रचना, जिसके अंदर में भगवान बुद्ध या फिर अन्य महापुरुषों से संबंधित उनके अवशेष या फिर उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, कोई वस्तुएं या उनका अवशेष उसके अंदर में रखा जाता है। ऊपर में स्तूप गुंबद बना दिया जाता है, उसी को स्तूप कहा जाता है। तो जिस स्थान पर कुशीनगर के निवासियों ने तथागत के शरीर को भस्म किया था, वहाँ पर एक स्तूप खड़ा है। तथागत की भस्म के ऊपर गंडक नदी के आसपास अनेक स्तूप बने, अनेक स्मारक बने। गंडक के पूर्वी तट पर बिहार में नंदनगढ़ का विशाल स्तूप प्राचीन स्थापत्य की अभूतपूर्व कृति है। गंडक नदी के पूर्वी तट पर बिहार में जो नंदनगढ़ है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्तूप, वही गुंबदनुमा बना हुआ है, जो पुरानी जो कलाकृति है, स्थापत्य मतलब कलाकृति, बनाने की कलाकृति, उसकी एक अभूतपूर्व वो उदाहरण है, नज़ारा है। इसका मुकाबला जावा का बरबदूर का मंदिर ही कर सकता है। जावा का जो बरबदूर का मंदिर है, वही केवल इस स्तूप नंदनगढ़ के स्तूप का मुकाबला कर सकता है। अभी तक इसका काल निर्णय नहीं हो पाया है, समय निर्णय नहीं हो पाया कि ये कब बनाया गया। 82 फुट ऊंचा है ये और 1500 फुट वृत्ताकार, 1500 फुट वृत्ताकार गोल है और 82 फुट ऐसे ऊपर में ऊंचा ये गुंबद बना है। 82 फुट, सोच लीजिए कितना ऊंचा होगा। इस स्तूप के शीर्ष स्थल के निकट मैंने वह स्थान देखा, इसके शीर्ष स्थल मतलब इसके सबसे ऊपरी भाग पर मैंने वह स्थान देखा जहाँ एक छत्राकार स्मारक मतलब छाते के आकार का स्मारक के भीतर कांसे के बर्तन में उस स्मारक के अंदर में कांसा धातु होता है, वो कांसे के बने हुए बर्तन में भोजपत्र पर लिखी हुई 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि, मतलब 4वीं शताब्दी की एक बौद्ध पांडुलिपि, मतलब एक लिपि, लिखावट, लिखने की जो कला है, उसमें उस पर लिखा हुआ है कांसे के बर्तन में एक भोजपत्र पर। कब लिखा गया था? 4वीं शताब्दी में। तो उससे आप कुछ इसके निर्माण काल की अवधि का अंदाजा आप लगा सकते हैं। ये जो लिपि थी ये पाई गई थी थोड़ी ही दूरी पर अशोक का बनाया हुआ लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ है, जिसको सम्राट अशोक ने बनाया था। लौरिया नंदनगढ़ का सिंह स्तंभ मेरे विचार में यह अशोक का सबसे कलापूर्ण स्तंभ है, सबसे कलापूर्ण स्तंभ है ये लौरिया का सिंह स्तंभ। लेख भी एकदम स्पष्ट है। इस लेख और उससे कुछ दक्षिण में जब आप जाइएगा तो अरेराज स्तंभ है, उस पर अंकित लेखों में शासन के सिद्धांतों का प्रतिपादन है, किस प्रकार से शासन चलाया जाए वो लिखा गया है। सम्राट अशोक के समय में किस प्रकार से शासन चलाया जाता था वो लिखा गया है उस पत्र पर। महामात्रों को, महामात्र किन्हें कहा जाता था? वो जो ऊंचे पद के जो प्रशासनिक अधिकारी होते थे अशोक के समय में, जो ऊंचे पद के जो कमिश्नर वगैरह सब होते थे, वो महामात्रों को जनता के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए इसका आदेश है। आदेश दिया गया है कि जनता के साथ कैसा व्यवहार किया है, और खुले में आदेश दिया गया है। पशु वध की मनाही की गई है, उस पर लिखा गया है अशोक स्तंभ पर। तत्कालीन कमिश्नरों को अपने कर्तव्य और आदर्शों की याद दिलाई गई है। उस समय के जो कमिश्नर जो थे उनको उनका कर्तव्य और आदर्श उसकी याद दिलाई गई है। आजकल का कमिश्नर आप सोच सकते हैं, मैं यानी कि लेखक गगन स्पर्शी सिंह की भंगिमा और उसके नीचे खुदे लेखों को देखते देखते वो जो गगन स्पर्शी मतलब आसमान को छूने वाला वो सिंह की जो भंगिमा है, वो सिंह की जो मूर्ति है और उसके नीचे जो खुदे हुए लेख हैं जो लिखे गए हैं, वो देखते देखते मानो 2200 वर्ष पहले के प्रतापी, उस समय के प्रतापी किंतु करुणार्ध एकदम दयालु जो स्वर है उस समय की, वो मेरे कानों में गूंजने लगी। प्रतिध्वनि सुन रहा हूँ मैं वहाँ खड़े होकर के। वह स्वर आज भी कितना खड़ा है, कितना साफ है वो आवाज़, आज के अधिकारी वर्ग के लिए भी कितना चुनौतीपूर्ण है, वो आप लोग देख ही सकते हैं। उनको सीखना चाहिए कि 2200 साल पहले हम लोग कैसे रहते थे, कितना सुव्यवस्थित ढंग से सब कुछ चलता था, और इतना साल बीतने के बाद भी व्यवस्था सुधरी नहीं है। कब सुधरेगी? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं? हम ये तो 2200 वर्ष से पहले और भी पीछे चले गए। इसका मतलब हम लोग लौरिया नंदनगढ़ से ही
एक नदी रामपुरवा और भितिहरवा होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिखना थोड़ी तक जाती है। लौरिया नंदनगढ़ से, जहाँ पर ये है, वहाँ से एक नदी जाती है रामपुरवा और भितिहरवा, जिसके बारे में अभी चर्चा की गई थी, वहाँ से होते हुए उत्तर में नेपाल के निकट भिखना थोड़ी तक जाती है। नाम है उस नदी का पंडई नदी, जिसका शुरू में चर्चा किया गया था, जो विकराल होकर के वो क्या कही वाला जो किस्सा सुनाए थे वो। उस नदी का नाम है पंडई नदी। कहाँ से जाती है? लौरिया नंदनगढ़ से। कहाँ तक? भिखना थोड़ी तक। शायद इसी के सहारे भगवान बुद्ध और बाद में अनेक भिक्षु, भिखना शब्द से मिलान देखिए, भिक्षु मतलब भिक्षुक, भगवान बुद्ध के जो सही मतलब फॉलोअर्स थे वो जाते थे। कहाँ जाते थे? लुम्बिनी जाते थे और नेपाल जाते थे, इसी नदी के किनारे किनारे। फाहयान और ह्वेनसांग जो चीनी यात्री थे, वे भी इसी पथ से आए हुए थे, इसी रास्ते से आए थे। लौरिया नंदनगढ़ निश्चय ही एक विशाल पावन स्थल रहा होगा। अब इस प्रकार इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो लौरिया नंदनगढ़ है वो कितना पावन स्थल रहा होगा, जहाँ पर ये सिंह की प्रतिमा है, जहाँ से ये नदी निकलती है और नेपाल तक जाती है। और उसी रास्ते से शायद भगवान बुद्ध और उनके भिक्षु जाते थे, लुम्बिनी और नेपाल, और उसी रास्ते से फाहयान और ह्वेनसांग भी इसी पथ से आए थे। तो इस प्रकार से लौरिया नंदनगढ़ जो है कितना विशाल पावन स्थल रहा होगा। तो कितना पावन स्थल आप बनाइएगा चंपारण में, बिहार में, देख रहे हैं कितना महत्व है इन स्थलों का। अगर इन स्थलों को अवसर मिलता तो ये स्थल कितना पूरी दुनिया में कितना फेमस होता ये जगह, ये सारे जगह। लौरिया के दक्षिण में अरेराज, ये लौरिया के दक्षिण में अरेराज, अरेराज के दक्षिण में केसरिया और फिर वैशाली। यही तो वह पथ है जिससे भगवान बुद्ध अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे। इसी रास्ते तो भगवान अपनी अंतिम यात्रा पर गए थे, उसके बाद फिर लौट करके नहीं आए गौतम बुद्ध। अपनी परम प्रिय नगरी, गणतंत्र लिच्छवियों की राजधानी वैशाली में अंतिम दर्शन देने के लिए भगवान बुद्ध की जो सबसे प्रिय नगरी, गणतंत्री जो नगरी थी, लिच्छवियों की राजधानी, उस नगरी का नाम है वैशाली। और उसी वैशाली में भगवान बुद्ध अंतिम दर्शन देने के लिए भगवान ने अपने समस्त शरीर को गजराज की तरह घुमाया और बोले, आनंद, तथागत का यह अंतिम दर्शन है। उसी वैशाली में, उसी रास्ते से होते हुए भगवान बुद्ध आए, अपने शरीर को गजराज की तरह घुमाया और उन्होंने कहा कि आज तथागत का मतलब मेरा, यानी कि भगवान बुद्ध का अंतिम दर्शन है। लिच्छवी रास्ता रोककर खड़े हो गए, वहाँ के लोग, पूरी लिच्छवी रास्ता रोक करके खड़ी हो गई। बीच में नदी आ गई, तथागत ने अपना भिक्षा पात्र उन्हें दे दिया, उस नदी को दे दी। इसी वैशाली में एक और रोचक कहानी सुनिए। इसी वैशाली में अम्बपाली ने तथागत को अपना आम्र कानन समर्पित किया था। ये अम्बपाली कौन थी? तो वैशाली नगर की एक प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नर्तकी थी और नगर वधू थी। नगर वधू मतलब जिसको किसी कला की वजह से उसको नगर वधू का उपाधि दिया जाता था। तो ये नर्तकी थी, प्रतिष्ठित थी, और इन्होंने, जिनका नाम था अम्बपाली या आम्रपाली, इन्होंने तथागत को, भगवान बुद्ध को अपना आम्र कानन मतलब आम का बगीचा, आम का कानन मतलब बगीचा समर्पित किया था, भेंट दिया था। उस समय आम का बगीचा बहुत ही महत्वपूर्ण उपहार माना जाता था, जिसमें बहुत बड़ा बगीचा होता था, उसमें रंग बिरंगे आम के फल लगे हुए, आम के पेड़ लगे हुए होते थे, वो उन्होंने भगवान बुद्ध को भेंट दिया। बहुत मायने रखता था उस समय। और इसी वैशाली में जैन धर्म के तेजस्वी तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। आज जैन समाज अपनी इस पुण्य धरोहर को भूल गया है, वैशाली को भूल गया है जैन समाज, जहाँ पर उनके तेजस्वी तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ था। ऐसे ही जैसे पौराणिक धर्मावलंबी हिमालय की तलहटी में भैंसालोटन की महत्ता को भूल से गए हैं। यहाँ पर देखिए फिर भैंसालोटन की महत्ता। यहाँ पर सबसे पहले वो अम्बपाली वाला देखिए, जो अम्बपाली जो थी, वो नर्तकी जो थी, एक बार क्या हुआ कि भगवान बुद्ध को इनवाइट किया गया भोजन पर। तो बहुत सारे राजा महाराजाओं ने भी किया और अम्बपाली ने भी किया। तो भगवान बुद्ध ने
अम्बपाली का निमंत्रण स्वीकार किया था और वे वहाँ पर गए थे। भगवान बुद्ध के प्रवचनों से, भगवान बुद्ध के बातों से वो इतना प्रभावित हुई कि अम्बपाली ने अपना सब कुछ छोड़कर वो सन्यास के रास्ते पर चल पड़ी और उन्होंने अपना आम्रकानन आम का बगीचा भगवान बुद्ध को और इनके शिष्यों को सौंपा था। जैन समाज अपने वैशाली को उसी प्रकार भूल गया है जिस प्रकार पौराणिक धर्मावलंबी, जो पौराणिक मतलब पुराणों को मानने वाले जो धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के जो लोग हैं, जिस प्रकार हिंदू धर्म के लोगों ने हिमालय की तलहटी में भैंसा-लोटन की महत्ता को भूल गया है। हिमालय की तलहटी में जो क्षेत्र है भैंसा-लोटन, ये जगह का नाम है। ये उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक हरा भरा स्थल है जिसका नाम है भैंसा-लोटन। जिस प्रकार से पुराण को मानने वाले लोगों ने भैंसा-लोटन को भूल गया है, उसी प्रकार जैन धर्म के लोगों ने वैशाली को भूल गया है। जहाँ उसी भैंसा-लोटन में जहाँ हिमालय की छोटी पहाड़ियों के बीच गंडक चट्टानी दीवारों के बीच से गुजरती है, वहाँ मैंने देखा घड़ियालों का निवास स्थान। और उसी भैंसा-लोटन में जहाँ पर हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियों से गंडक नदी गुजरती है और चट्टानी दीवारों के बीच से होकर के गुजरती है, वहाँ पर मैंने घड़ियालों का निवास स्थान देखा। बहुत सारे घड़ियालों को देखा। किंवदंती है, ऐसा कहा जाता है कि गज ग्रह की लड़ाई वहीं से शुरू हुई थी। भैंसा-लोटन जो जगह है, वहाँ से हिमालय की तलहटी में जो भैंसा-लोटन जगह है, उस भैंसा-लोटन जगह से गज और ग्राह की लड़ाई शुरू हुई। गज और ग्राह के बीच में युद्ध शुरू हुआ। आप लोगों ने सुना होगा गज और ग्राह की लड़ाई। क्या थी लड़ाई? गज जो था वो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है, हमेशा भगवान की भक्ति में खोया रहता था वो पुराने जन्म में। लेकिन इस जन्म में किसी श्राप की वजह से उसको, किसी अहंकार की वजह से उसको हाथी गज के रूप में उसको जन्म मिला। और जो ग्राह था, जो घड़ियाल था, उसको भी श्राप मिला था, ठीक है। तो गज जो था अपने मद में चूर रहता था, किसी से डरता नहीं था। हाथी का तो अपना ही मद रहता है, अपना ही नशा रहता है। तो इस जन्म में वो एकदम मद में चूर रहता था। जब वो पानी पीने के लिए आया यहीं पर भैंसा-लोटन में, ऐसा किंवदंती है, जब वो गज जो था वो पानी पीने के लिए जैसे ही वहाँ पर उतरा तो किसी घड़ियाल ने उसका पैर पकड़ लिया, दांतों से जकड़ लिया गज को, और वहीं से शुरू हुई गज और ग्राह की लड़ाई। और वो दोनों के बीच में एकदम उठम पटका, एकदम फाइटम फाइटा चल रहा है। और पंचनद नदी गंडक से वहीं आकर के मिलती है। जो पंचनद नदी है वो गंडक से वहीं पर मिलती है, उसी जगह पर भैंसा-लोटन में, जहाँ पर गज और ग्राह की लड़ाई शुरू हुई थी। और वो लड़ाई शुरू हुई उठम पटका करते हुए कहाँ तक गया है ये देखिए। और पंचनद नदी वहाँ पर आकर के मिल रही है। कितना ज़्यादा विशेषता है उस जगह का। पंचनद के कुछ ऊपर तमसा नदी मिलती है। पंचनद से ठीक ऊपर जाओ तो तमसा नदी भी वहाँ पर आकर के मिल जाती है। मतलब वो जो है वो संगम हो गया तीनों नदी का। उसको त्रिवेणी कहा गया है क्योंकि वहाँ पर 3 नदियाँ आकर के मिलती हैं, गंडक, पंचनद और तमसा। वहीं शायद वाल्मीकि आश्रम है, वहीं पर वाल्मीकि जी का भी आश्रम है। जो हम बोलते हैं कि वाल्मीकि आश्रम, वहीं पर वाल्मीकि जी का आश्रम था। अनेक ध्वस्त मूर्तियाँ बिखरी पड़ी हैं, वहाँ पर अनेक टूटी हुई मूर्तियाँ बिखरी हैं। इस गंडक के सहारे सहारे चलिए तो 173 मील की दूरी, जब उसी गंडक के रास्ते गंडक नदी को पकड़े जब आप चलिएगा, जैसे जैसे गंडक नदी चल रही है वैसे वैसे जब आप आगे बढ़िएगा तो 173 मील की दूरी पर पटना के सामने सोनपुर के निकट गंडक गंगा के संग पर, जहाँ पर गंडक नदी गंगा नदी से मिलती है, वहाँ पर हरिहर क्षेत्र मिलेगा। सोनपुर में हरिहर क्षेत्र मिलता है। हरिहर क्षेत्र जगह का नाम है सोनपुर में। और ऐसा कहते हैं कि गज ग्राह का युद्ध समाप्त हुआ उसी हरिहर क्षेत्र में। वहाँ से लड़ाई शुरू हुआ और हरिहर क्षेत्र में जाकर के गज ग्राह का युद्ध समाप्त हुआ और गज का संकट मोचन हुआ। और गज को भगवान विष्णु जब आए, जब अंत में गज को याद आई भगवान की, तब उन्होंने जैसे ही नारायण नारायण कहा तो भगवान आए, प्रकट हुए और उस घड़ियाल को अपने चक्र से उनको मार दिया। तब वो गज को मुक्ति मिली, उसका संकट मोचन हुआ
और उस घड़ियाल को भी श्राप मिला था ऐसा माना जाता है, तो वो भी मुक्त हो गया। तो ये गजग्राह की जो प्रसिद्ध कहानी है उसी भैंसालोटन से शुरू होती है। तो लोगों ने भैंसालोटन को लोग भूल गए हैं, और वहीं पर वाल्मीकि का आश्रम भी है। कितनी सारी चीज़ें एक ही जगह पर है, देख लीजिए। क्या ये बहुत बड़ा तीर्थ स्थल नहीं बन सकता है? बन सकता है, लेकिन यहाँ के लोगों में खासियत है कि यहाँ के लोगों ने विस्मृतियों के हाथों, कितना अच्छा लाइन लिखा था, यहाँ के लोगों ने विस्मृतियों के हाथों अपने निधि को खो दिया है, अपने निधि को, अपने खजाने को खो सा दिया है। वर्तमान और अतीत की आद्यंतहीन मतलब अंतहीन कड़ी है गंडक नदी। ये जो गंडक नदी है वो वर्तमान और अतीत को जोड़ने वाली अंतहीन कड़ी है, जो हमारे वर्तमान और अंत को जोड़ती है। ऐसी कड़ी है जिसको जोड़ते जोड़ते थक जाओगे, लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होगी। न जाने कितने महात्माओं और संतों ने इसके किनारे तप और तेज पाया। कितने महात्माओं ने इस नदी के किनारे तप किया और तेज पाया, किंतु गंडक कभी गंभीर न बन सकी। गंडक नदी कभी गंभीर न बन सकी, और इसलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी स्थायी न रह सके। मतलब ये गंभीर न बन सकी, मतलब जैसे गंगा नदी गंभीर नदी है, वो अपने रास्ते पर बहती है एकदम शांत भाव से, लेकिन गंडक नदी कभी गंभीर न बन सकी। छोटी बहन होती है नटखटी, थोड़ी चंचल सी, थोड़ी बेतरतीब, थोड़ी उपद्रवी, थोड़ी चंचल नटखटी, तो वैसे ही रह गई हमारी गंडक। गंडक कभी गंभीर न बन सकी, और इसलिए और वो इधर उधर भटक जाती है, नटखट पाना कर देती है, कभी इधर चली गई, कभी उधर चली गई, तो इसका जो पानी है वो क्षेत्रों को बर्बाद कर देता है। इसलिए इसके किनारे तीर्थ स्थल भी स्थायी न रह सके। हिमालय के चरणों में त्रिवेणी, मतलब भैंसालोटन वाला जो त्रिवेणी मैंने बताया है, वो हिमालय के चरणों में त्रिवेणी से लेकर सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक के किनारों पर ऐसे तीर्थों की मानो समाधियां बिखरी पड़ी हैं, जो शायद अवसर मिलने पर अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा, काशी बन जाते। त्रिवेणी से लेकर के, भैंसालोटन से लेकर के और सोनपुर तक, सोनपुर के हरिहर क्षेत्र तक गंडक नदी के किनारे किनारे ऐसे तीर्थों की समाधियां बिखरी पड़ी हैं, जिनको अगर अवसर मिलता तो ये समाधियां नहीं रहती, ये भी अयोध्या, हरिद्वार, मथुरा और काशी जैसे प्रसिद्ध बन जाते, तीर्थस्थल बन जाते। पर गंडक तो उच्छृंखल कन्या ही रही। गंडक तो नटखटी कन्या, नटखटी बहन ही रही। ज्येष्ठा सहोदरा गंगा का गांधीर्य इसे कभी सुहाया ही नहीं। इसकी जो बड़ी बहन गंगा है, उसकी गांधीर्य मतलब उसकी जो गंभीरता है, जिस गंभीरता से, जिस शांति से वो अपने रास्ते पर बहती है, तो उसकी जो गंभीरता है, गंगा की गंभीरता, वो इसको कभी सुहाया ही नहीं गंडक को। तब अतीत की कौन सी स्मृतियाँ गंडक ने छोड़ी हैं? आखिर अतीत की कौन सी ऐसी यादें हैं जिसको गंडक ने छोड़ी हैं? सबको तो इसने मिटा दिया, सबको तो इसने तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया, उस तीर्थों को समाधि में बदल दिया है गंडक ने। तो किसको छोड़ा है? भवन नहीं, मंदिर नहीं, घाट छोड़ी है नहीं। हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों ओर नाना आकृति के ताल दिख पड़ते हैं। जब आप हवाई जहाज से जाइएगा तो भवन नहीं दिखेगा, मंदिर नहीं दिखेगा, घाट नहीं दिखेगा, क्योंकि गंडक ने तो इन स्मृतियों को छोड़ा ही नहीं। हवाई जहाज से जब आप ऊपर से गुजरिएगा तब हवाई जहाज से गंडक घाटी के दोनों ओर, गंडक नदी के दोनों तरफ क्या दिखेगा? अलग अलग नाना आकृति के, अलग अलग आकृति के ताल दिख पड़ते हैं। ताल मतलब छोटे छोटे पानी के तालाब दिख पड़ते हैं, कहीं उथले कहीं गहरे। कहीं उथले तालाब मतलब जिसमें गहराई कम होती है, और कहीं कहीं गहरे ताल, किंतु प्रायः सभी, लेकिन चाहे वो उथले तालाब हों, कम गहराई वाले हों या गहरे ताल हों, वो सभी शस्य श्यामला धरती, ये जो हरी भरी धरती है, धरती रूपी गगन के विशाल अंतस में, ये जो शस्य श्यामला धरती रूपी ये जो गगन है पूरे गंडक नदी का, उसके विशाल अंतस में मतलब उसके विशाल हृदय में ठिठकी हुई बदहालियों की भांति
ठिठकी हुई बदहालियाँ, जो बदहालियाँ, जो उसकी जो बदहाली है वो जो ठिठक गई है, रुक गई है, उसी की भांति टेढ़े मेढ़े परंतु शुभ्र एवं निर्मल। ये सारे जो ताल हैं वो बदहालियों में ठिठक तो गए हैं, लेकिन वो सब टेढ़े मेढ़े तो हैं, लेकिन वो सब शुभ्र हैं, मतलब स्वच्छ सुंदर हैं और निर्मल हैं, एकदम पवित्र हैं। इन तालों को कहते हैं चौर और मन। ये जो गंडक नदी के साइड में जो आपको ताल दिखेंगे, जब बाढ़ आता है तो पानी जब इधर उधर जाता है तो उन बाढ़ की वजह से ये ताल बन जाते हैं, उथले ताल और गहरे ताल। इन तालों को चौर और मन कहते हैं। उथले ताल को चौर कहते हैं, जिनमें पानी जाड़ों और गर्मियों में कम हो जाता है और उनमें खेती भी होती है। और मन जो है वो विशाल और गहरे ताल को कहते हैं। मन शब्द मानस का अपभ्रंश है, मानस का अपभ्रंश है मन। मन वैसे भी बहुत ही गहरा होता है। गंडक के उच्छृंखल नर्तन के समय, गंडक जब उपद्रवी नर्तन करती है, एकदम उपद्रवी जब नाच करती है वो, उसके समय बिखरे हुए आभूषण हैं। ये जो ताल हैं वो ऐसा लगता है कि जब गंडक एकदम उपद्रवी नर्तन जब करती है तब उसके आभूषण बिखर गए हों, और ये मन और चौर उसी के बिखरे हुए आभूषण के जैसे लगते हैं। बाढ़ आई, तटों का उल्लंघन कर नदी ने दूसरा पथ पकड़ लिया। बाढ़ आई, नदी ने अपना रास्ता छोड़ा और दूसरा रास्ता पकड़ लिया, दूसरे रास्ते से नदी बहने लगी। पुराने रथ पर रह गए, जो पुराने रास्ते पर नदी बह रही थी उस रास्ते पर ये चौर और मन रह गए, जिसकी गहराई तल को स्पर्श कर हृदय, धरती के हृदय से स्रोत को फोड़ लाई, वही मानस बन गए। पुराने पथ पर रह गए ये चौर, ये पुराने रास्ते पर जो ताल रह गए उसको चौर कहा गया। और मन, मन किनको कहा गया? वो जिनकी गहराई, जिस ताल की गहराई ने धरती के हृदय तक जो ताल गया, और जो हृदय, धरती के हृदय के स्रोत से, मतलब अंदर से जो पानी को फोड़ करके बाहर निकाला। बाढ़ आता है तो कई जगह पर बहुत ज़्यादा गड्ढा भी हो जाता है, तो अंदर से जो पानी को फोड़ करके निकाला बहुत गहराई से, वो मन बन गए, अर्थात मानस बन गए। उसको मानस कहा गया। ठीक है, मन भी कह सकते हैं, मानस भी कहा जा सकता है, लेकिन अपभ्रंश में मन कहा जाता है। ऐसे ही एक ताल है सरैया मन। बेतिया नगर से 4 मील दूर कच्ची और ऊबड़ खाबड़ सड़क से हम लोग पहुँचे एक मनोरम जंगल के किनारे, मन को रम देने वाले जंगल के किनारे। त्रयोदशी का चांद अपना साम्राज्य फैलाए हुआ था। बेतिया राज ने इस जंगल को सुरक्षित रखा और अब यह 130 एकड़ रकबे का अभय क्षेत्र है। 130 एकड़ जमीन में फैला हुआ ये जंगल है, जिसे बेतिया राज ने संभाल के रखा। जंगल विभाग की ओर से सागौन, मतलब सागवान, यूकलिप्टस, आम इत्यादि के वन लगाए जा रहे हैं। उसमें एक नर्सरी भी है, किंतु प्राचीन जंगल को भी सुरक्षित रखे जाने की कोशिश की जा रही है। नर्सरी भी लगाई जा रही है, नए जंगल भी, पुराने जंगलों को भी बचाया जा रहा है। 1 मील वन पथ पर चलने के बाद, मतलब 1 मील जंगल के रास्ते पर चलने के बाद हम मन के किनारे पहुँचे, वही सरैया मन के किनारे पहुँचे। वो भी एक ताल ही है, विशाल ताल, बहुत बड़ा ताल है ये सरैया मन। बीच में द्वीप, मतलब बीच में उभरी हुई मिट्टी और 3 ओर जल राशि। नौका विहार को निकले, मतलब हम लोग, लेखक एकदम नौका से, नाव से विहार करने के लिए, विचरण करने के लिए निकले उस ताल में, सरैया मन में। नन्ही लहरियों पर, मतलब वो जो नन्ही जो लहर उठती है उस ताल में, उस नन्ही लहरियों पर चांदनी के प्रतिबिंब, मतलब चांदनी की जो रोशनी पड़ती है, खद्योत बार बार झलक दिखाकर अंतर्धान हो जाते। खद्योत किसको कहा जाता है? खद्योत मतलब वो जो एक जुगनू जो होता है, जो ऐसे टिम 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 जलता रहता है, उसी को खद्योत कहा जाता है। तो कहते हैं उस चांदनी में खद्योत जो है, वो जुगनू जो है, वो बार बार झलक दिखलाता है और अंतर्धान हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। अंतर्ध्यान का मतलब होता है ऐसे चिंतन मनन करना, मतलब ऐसे अंतर्ध्यान करना, ठीक है, आंख बंद करके। और अंतर्धान का मतलब होता है गायब हो जाना। तो देखिएगा, रात में चांदनी चमक रही है, कितने अच्छे से वर्णन किया गया है।
कि त्रयोदशी के चांद ने अपनी चांदनी बिखेरी है और नन्ही लहरियों पर चांदनी के प्रतिबिंब जो हैं, उस प्रतिबिंब में चांदनी में जो जुगनू है वो बार बार अपना झलक दिखाकर गायब हो जा रहे हैं। नौका आगे बढ़ी, नाव आगे बढ़ी, सामने रजत राशि निस्सीम, रजत राशि का मतलब होता है, रजत मतलब चांदी और राशि मतलब निस्सीम का मतलब होता है ढेर, बहुत सारा। रजत राशि निस्सीम का मतलब होता है चांदी का बहुत सारा ढेर। मतलब ऐसा लग रहा था कि उस पानी में पूरा का पूरा वो चांदनी जो है वो चांदी, अथाह चांदी की तरह, वो चांदी के खजाने की तरह वो लग रहा था पानी। बाईं तरफ द्वीप था, मतलब पानी के अंदर में जो बीच में वो मिट्टी का जो भाग उभरा रहता है उसको द्वीप कहते हैं। और कमल पत्र मतलब कमल के पत्ते थे, और दाएं तरफ घने वृक्ष की, जिनकी छाया, और घने वृक्ष की छाया थी, मानो नौका को ग्रसने को आतुर थी। ऐसा लग रहा था कि वो वृक्षों की जो छाया है वो नाव को एकदम ग्रस लेगी, खा लेगी। बीच धारा में पहुंचने पर, जब हम लोग एकदम बीच धारा में पहुंचे तो नाविकों ने कहा, तो जो नाविक थे हमारे साथ, उन्होंने कहा कि जल पीजिए, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है, कि यहाँ का इसका पानी पीजिए, बहुत ही हेल्दी पानी है ये। बात यह है, क्यों हेल्दी पानी है, स्वास्थ्यवर्धक पानी क्यों है? क्योंकि बात यह है कि शताब्दियों पहले यहाँ किनारे पर लगे जामुन के वृक्ष समूहों से जामुन के अगणित फल गिरते आ रहे हैं। शताब्दियों से यहाँ पर जामुन के पेड़ लगे हैं और वहाँ से अनगिनत जामुन गिरते रहे हैं इस पानी में। और इस तरह सरैया मन के जल का वैद्यक सिद्धांत के अनुसार शोध होता रहता है कि सरैया मन के जो पानी है, जो जल है, उसका एकदम वैद्यक सिद्धांत, जो मेडिकल जो सिद्धांत है, उस पर उसका शोध होता है, उस पर रिसर्च होता है इसके पानी का, सरैया मन के पानी का, क्योंकि उसमें यहाँ पर शताब्दियों से जामुन गिरता रहता है। जामुन जो है वो पानी को शुद्ध करता है। बेतिया नगर से अनेक अमीर बीमार इस जल को घरों में मंगाते हैं, और बेतिया नगर से बहुत जो अमीर लोग होते हैं वो इस पानी को घड़े में मंगाते हैं अपने घर में पीने के लिए। सरैया मन का जल स्थिर है, निबद्ध है, बंधा हुआ नहीं है, वो रुका हुआ पानी है। किंतु गंडक नदी का जल तो सदियों से चंचल रहा है। जिसने इतने तीर्थ तोड़े, क्या वह कोई वरदान दे सकेगी उन असंख्य प्राणियों को जो इस घाटी में संघर्ष और अभाव का जीवन बिता रहे हैं? क्या वो गंडक वरदान दे सकेगी इन लोगों को जो इस घाटी में संघर्ष कर रहे हैं? चंपारण जिले में मोटर से घूमते हुए जहां मैंने इतने ध्वस्त स्तूप, मंदिर और स्तंभ देखे, वहां एक और भी प्रकार की प्राचीरें जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी। मैंने उस मोटर से घूमते हुए टूटे हुए स्तूप तो देखे ही, मंदिर तो देखे ही, स्तंभ तो देखे ही, लेकिन वहाँ पर मैंने एक और अच्छी चीज़ें देखी। क्या देखी? कि एक और भी प्रकार की प्राचीर मतलब होता है दीवारें, जगह जगह मस्तक उठाए दिख पड़ी, कि सर उठा करके बहुत जगह जगह दीवारें खड़ी हैं। ये ईंटों और पत्थरों के निरुपाय खंडहर नहीं है, ये खंडहर वाले दीवार नहीं है भाई साहब। इन पर प्राचीन लिपियों में लेख भी नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन नई कुदालियों और फावरों की छाप, नए पौरुष की छाप है इन पर। ये जो दीवारें हैं, इन पर नई कुदालियों की छाप दिख रही है, इन पर फावरे की छाप दिख रही है, और इन पर नए मर्दानगी की छाप दिख रही है। ये प्राचीरें जो है, ये जो दीवारें मुझे दिख रही हैं, ये हैं गंडक घाटी योजना की नहरों के तटबंध। ये क्या है? गंडक नदी पर एक योजना के तहत, गंडक घाटी योजना के तहत नहरों का तटबंध है, जिन्हें लाखों मजदूर तैयार कर रहे हैं। एक होगी पश्चिमी नहर, नहर जो बनेगी इस नदी पर, एक होगी पश्चिमी नहर, 120 मील लंबी होगी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेगा, 68.5 मील उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और देवरिया जिले में पड़ेगा, और बाकी जो है वो बिहार और सारण जिले में पड़ेगा, बिहार के सारण जिले में। मतलब ये जो नहर बनेगी, ये नहर बहुत लंबी है। कितना लंबी? 120 मील लंबी, जिसका 11.5 मील नेपाल में पड़ेगा, 68.5 मील उत्तर प्रदेश मतलब गोरखपुर और देवरिया जिले में पड़ेगा,
और बाकी जो हिस्सा है जो नहर का वो बिहार के सारण जिले में पड़ेगा। और जो पूर्व दिशा में जो पूर्वी नहर बनेगी वो 155 मील लंबी होगी। इसके द्वारा नेपाल और इस नहर के द्वारा नेपाल और तिरहुत का जो क्षेत्र है उसके विशाल क्षेत्र की आबपाशी की जाएगी। आबपाशी मतलब होता है सिंचाई की जाएगी। इसके अलावा नेपाल के लिए एक पावर हाउस भी बनेगा इसी गंडक नदी के किनारे। भैंसा लोटन से ये नहरें निकलेंगी, जहाँ पर त्रिवेणी है वहाँ से ये नहरें निकलेंगी। वहाँ लगभग 3000 फुट लंबा बराज बन रहा है। बराज मतलब बांध, और उसी बांध से ये नहरें निकलेंगी जिसके ऊपर से सड़क और रेल ले जाने की संभावना है। उसके ऊपर से सड़क जाएगा, रेल जाएगा और वहाँ से ये नहरें निकलेंगी। कुल मिलाकर 41.49 लाख एकड़ ज़मीन की आबपाशी, मतलब 41,49,000 लाख एकड़ ज़मीन की आबपाशी सिंचाई इन नहरों से होगी। कुल व्यय होगा, कुल खर्चा जो होगा वो लगभग 40 करोड़ रुपये। ये उस ज़माने का 40 करोड़ रुपया है जिस ज़माने में इन्होंने ये लेख लिखा है। अब जो ये खर्चा है वो लाखों करोड़ रुपया खर्चा होगा। 40,000 करोड़ मान लीजिए, इतना खर्चा होगा शायद। भैंसालोटन में भारतीय इंजीनियर, जो भैंसालोटन जो जगह है वहाँ पर भारतीय इंजीनियर जंगल के बीच इस नवीन जीवन केंद्र का निर्माण कर रहे हैं। ये नया जो जीवन केंद्र है जिससे लोगों को जीवन मिलेगा उसका निर्माण कर रहे हैं भारत के इंजीनियर। प्राणवान विद्युत तुल्य शिराओं का जाल फैला रहे हैं। प्राण देने वाला विद्युत के समान जो नसें हैं, जो जाल हैं, नहरों का जाल, उसको फैलाया जा रहा है। मोटर बोट गंडक के वक्ष स्थल को चीरकर आगे बढ़ रही थी, और हम मतलब जो लेखक हैं वो जिस मोटर बोट पर बैठे हुए थे वो गंडक के छाती को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। और इंजीनियर मुझे बराज और नहरों की टेक्निकल बातें समझा रहे थे, और मेरे साथ जो इंजीनियर बैठे हुए थे उस नहर को बनाने वाले, मुझे वो उस बांध और नहर की जो टेक्निकल बातें थी वो समझा रहे थे। और मैं सोच रहा था शायद, और मैं सोच रहा हूँ, लेखक जो है वो सोच रहे हैं शायद युगों युगों से होती आई गज और ग्राह की लड़ाई का अंत होने जा रहा है। जब इस गंडक नदी पर जो बराज और ये जो नहरें बनेंगी, ये जो 120 मील और 155 मील लंबी ये जो नहरें बनेंगी, तो ऐसा लग रहा है कि गज और ग्राह की लड़ाई का जो युगों युगों से गज और ग्राह की जो लड़ाई चल रही है, मतलब ये जो दीनता की लड़ाई जो चल रही है, जो संघर्ष की लड़ाई जो चल रही है, ये गरीबी की लड़ाई जो चल रही है, उसका शायद अंत होने जा रहा है। दैन्य और अभाव के कारण, दैन्य और अभाव के ग्राह के विकराल मुख में फंसे जन समुदाय, ये जो जन समुदाय है, यहाँ के जो लोग हैं, ये जो दैन्य और अभाव का जो ग्राह है, ग्राह मतलब घड़ियाल, कौन सा घड़ियाल, वो असली वाला घड़ियाल नहीं, कौन सा घड़ियाल, गरीबी और अभाव रूपी जो घड़ियाल है, उसके विकराल मुख में जो ये लोग फंसे हैं, उनका संकट मोचन करने के लिए, उनके संकट का मोचन करने के लिए, उनके संकट को, उन जन समुदाय के संकट को हरने के लिए एक अजेय पौरुष युक्त नारायण, जिसने उस ग्राह को मार गिराया था, वो नारायण जो अजेय है, जो पौरुष युक्त है, जिसके अंदर में पौरुष है, उसके विराट रूप का निर्माण हो रहा है। ये जो नहर है, ये जो बराज है, ये जो गंडक नदी घाटी परियोजना है, ये उसी अजय पौरुष युक्त नारायण के विराट, उन्हीं का ये विराट स्वरूप है, जो स्वरूप क्या करेगा, उस दैन्य और अभाव रूपी ग्राह को मार गिराएगा, उसके विकराल मुख में फंसे जन समुदाय का संकट मोचन करेगा। यही नारायण, ये नहरें ही उस नारायण की अनेक भुजाएं हैं, और ये जो नहरें हैं उस नारायण की अनेक भुजाएं हैं। बिजली के तारों का जाल ही तो उसका त्राण करता चक्र है। और यहाँ पर जो बिजली की तारें जो बिछाई जा रही है, जो बिजली का निर्माण भी होगा वहाँ पर, तो बिजली की तारें जो बिछाई गई हैं वही तो उस नारायण के उंगली का चक्र है, जो त्राण देता है, जो रक्षा करता है, लोगों को बचाने वाला चक्र। ये बिजली की तारें ही तो है, ये नहरें उस नारायण के हाथों की भुजाएं ही तो हैं। और मैं मन ही मन नमस्कार करता हूँ उन इंजीनियरों को, विश्वकर्माओं को, उन मजदूरों को
जो भगवान के इस नूतन मतलब इस नए विराट रूप के विधाता हैं, भगवान के इस नए विराट रूप के बनाने वाले हैं, गढ़ने वाले हैं, जिनकी बुद्धि और परिश्रम की गाथा, इनके बुद्धि और इंजीनियर और विश्वकर्माओं और मजदूरों की बुद्धि और परिश्रम की गाथा कवि और कलाकार अंकित करें या ना करें, कवि और कलाकार उनकी गाथा को लिखें या ना लिखें, लेकिन जिनकी बनाई गई मूर्तियों में, लेकिन जब इनकी बनाई गई मूर्तियाँ मतलब जब ये इनकी जो मूर्तियाँ मतलब ये जो नहरें हैं, ये बिजली की तारें जो हैं, इनकी जो ये मूर्तियाँ हैं, जब ये बनेंगी तब इनकी बनाई गई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही, जिस दिन ये सुचारू रूप से चलना शुरू होगी, तो उस दिन इनके बनाई गई मूर्तियों में प्राण का संचार होते ही सदियों से भग्न मंदिर ज्योतित हो उठेंगे। सदियों से जो भग्न मंदिर टूटे पड़े हैं, गंडक नदी के किनारे जो तीर्थ स्थलों का जो समाधि बना हुआ है, वो भी ज्योतित हो उठेंगे, वो भी जीवित हो उठेंगे। ओ सदा नीरा, लेखक कहते हैं गंडक से कि ओ सदा नीरा, ओ चक्रा, ओ नारायणी, ओ महागंडक, युगों से दीनहीन जनता का इन विविध नामों से तुझे संबोधित करती रही है। ये जो दीनहीन जनता है, जो गरीब जनता है, इन अलग अलग नामों से तुमको संबोधित करती रही है, तुमको बुलाती रही है। तेरी चिर चंचल धारा ने, ये जो तेरी जो चिर चंचल जो धारा है, तेरी जो नटखटी धारा है, उसने उनकी आराधना के कुसुमों को, उन दीनहीन जनता का जो ये जो आराधना है, उसकी पूजा के जो फूल हैं, उनके फूलों को, उनके कुसुमों को, उस दीनहीन जनता के अनगिनत तीर्थों को तुमने ठुकरा दिया गंडक। पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, मतलब जिस तेरे पूजन के लिए तुम्हारी जबरदस्ती पूजा की जाएगी गंडक, तुम्हारे पूजन के लिए जो विशाल जो मंदिर बन रहा है, ये जो विशाल नहर बन रहा है, ये जो बराज बन रहा है, पर आज तेरे पूजन के लिए जिस मंदिर की प्रतिष्ठा हो रही है, उसकी नींव बहुत गहरी है। इसे तू न ठुकरा पाएगी, इसको तू नहीं ठुकरा पाएगी गंडक। तुझे पूजना ही होगा, तुझे गंभीर बनना ही होगा गंगा की तरह। कैसा लगा आप लोगों को चैप्टर? बहुत ही अच्छा चैप्टर था, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। बाप रे बाप, कितना बड़ा हो गया। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिएगा और अपने क्लासमेट्स को शेयर करके बताइए कि इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है ट्यूटोरियल प्लैनेट पर निशांत सर ने। तो इस वीडियो को देखें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और यही नहीं, क्लास 12th के इंग्लिश का भी जो जितना भी चैप्टर है, बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। और हिंदी का अभी ये पहला चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ, हिंदी का पद्य खंड का, गद्य खंड का, मतलब जो कविता वाला चैप्टर है, जितना भी कविता है 12वीं का है, 11वीं का, वो सब मैं पढ़ा चुका हूँ। इंग्लिश का भी पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया है मैंने। ठीक है, 7th से 12th तक इंग्लिश और हिंदी देखने के लिए ट्यूटोरियल प्लैनेट में प्ले लिस्ट पर जाइए, उसमें आपको अलग अलग क्लास का प्ले लिस्ट मिलेगा, इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए। जाइए, देखिए, एंजॉय कीजिए, सीखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। देखिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।